नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 9 जुलाई की रात पार्ट 2। एक तीखी चीख की आवाज वातावरण में गूंज गई। सुनील ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने घड़ी पर निगाह डाली। 7 बज चुके थे। वह अपनी मर्जी से ज्यादा सोया रहा था और अभी भी अगर वह चीख की आवाज न सुनता तो शायद अभी और सोता। चीख की आवाज ऊपरली मंजिल से आई थी। वह दो दो सीढ़ियां फांदता हुआ ऊपर पहुंचा। रजनी के बेडरूम के दरवाजे के सामने रचना खड़ी थी। उसका चेहरा फक था और पत्ते की तरह कांप रही थी। क्या हुआ? सुनील ने तीव्र स्वर में पूछा। रचना के मुंह से बोल न फूटा। उसने कांपते हुए खुले दरवाजे की तरफ हाथ उठा दिया। सुनील ने भीतर झांका। पलंग पर रजनी पीठ के बल पड़ी थी। उसकी बाईं छाती में एक चाकू धंसा हुआ था और सारे पलंग पर खून ही खून बिखरा दिखाई दे रहा था। वह भीतर दाखिल हुआ। चाकू एकदम मुठ तक उसकी छाती में धंसा हुआ था और वह निश्चय ही मरी पड़ी थी। उसने देखा, चाकू का हैंडल हाथी दांत का था और उस पर बहुत खूबसूरत नक्काशी हुई थी। और गौर से देखने पर उसने पाया कि नक्काशी के बीच में बहुत महीन अक्षरों में लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर लिखा था। लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर राजनगर में तो क्या, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता था। वह वापस रचना के पास लौटा। यह कैसे हो गया? सुनील बोला। मुझे नहीं मालूम, रचना कांपते स्वर में बोली। मैं तो अभी इसके लिए चाय लेकर आई थी कि यह लड़की कब से यहाँ है? कई दिन से। कल रात तो तुम लोग कह रहे थे कि तुम और तुम्हारा पति यहाँ अकेले रहते हैं। रचना ने उत्तर नहीं दिया। यह लड़की है कौन? उत्तर नदारद। पुलिस को फोन करना होगा। पुलिस? हाँ, यह कत्ल का मामला है। कत्ल? ओफो मैडम, स्नैप आउट ऑफ इट, फॉर गॉड सेक स्नैप आउट ऑफ इट। रचना ने अपने होंठ काटे। फोन कहाँ है? बगल के कमरे में। वहां से पुलिस को फोन कीजिए। रचना भारी कदमों से चलती हुई बगल के कमरे में चली गई। तभी जवाहर चौधरी वहां पहुंचा। तुम कहाँ थे? सुनील उसे देखते ही बोला। मैं दूध लेने गया था। वह हड़बड़ाकर बोला। क्यों? और तुम ऊपर क्या कर रहे हो? उत्तर देने के स्थान पर सुनील ने खामोशी से बेडरूम के भीतर की ओर इशारा कर दिया। भीतर निगाह पड़ते ही चौधरी के मुंह से सिसकारी निकल गई। वह कुछ क्षण हक्का पक्का सा खून के तालाब में डूबी लाश को देखता रहा और फिर बोला। आत्महत्या कर ली बेचारी ने। आत्महत्या? सुनील हैरानी से बोला। हाँ, देखो तो कैसे अपनी छाती में छुरा घोंपा है बेचारी ने। पिछले कुछ दिनों से बेचारी बड़ी पस्ती के आलम में थी, लेकिन मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह आत्महत्या कर लेगी। तुम्हारा मतलब है यह चाकू इसे किसी और ने नहीं मारा? इसकी हत्या नहीं हुई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ ऐसा कोई था ही नहीं जो ऐसा कर सकता होता। तुम थे? क्या बक रहे हो? पिछली रात किसी समय तुम नींद से उठकर क्या अपने बेडरूम से बाहर निकले थे? नहीं। यह लड़की कौन है? मेरी एक मेहमान है। नाम क्या है इसका? रजनी। रजनी बाला। लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि तुम और तुम्हारी बीवी के अलावा यहाँ कोई नहीं था। मुझे रजनी का ध्यान नहीं रहा था। यह यहाँ क्यों रह रही थी? तुम तो यहाँ तन्हाई की तलाश में आए थे। क्या इसकी मौजूदगी से तुम्हारे काम में खलल नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था। दरअसल यह बीमार थी और इस कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। क्या बीमारी थी इसे? यह एक दुर्घटना में घायल हो गई थी। कैसी दुर्घटना में? तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे फायदे के लिए प्यारे लाल, अभी यहाँ पुलिस आने वाली है। पुलिस? हाँ, तुम्हारी बीवी पुलिस को फोन करने गई है। पुलिस भी आकर तुमसे वही सवाल पूछेगी जो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी रिहर्सल हो रही है। तभी रचना कमरे से निकली और आकर अपने पति के पास खड़ी हो गई। फोन कर दिया? सुनील ने पूछा। रचना ने सहमति में सिर हिला दिया। पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत थी? चौधरी भुनभुनाता हुआ अपनी बीवी से बोला। जरूरत थी, उत्तर सुनील ने दिया। अगर यह आत्महत्या का केस है, जो कि मेरे ख्याल से हरगिज नहीं है, तो भी जरूरत थी। तुम लोग पुलिस को ना बुलाते
तो मैं बुला लाता, इसलिए अपनी बीवी पर खफा होने की कोशिश मत करो। चौधरी खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। कैसी दुर्घटना की शिकार हुई थी ये लड़की? सुनील ने फिर अपना सवाल दोहराया। सड़क दुर्घटना की। प्यारे लाल, कोई ज्यादा विश्वसनीय जवाब सोचो। ऐसे लचर जवाब देते रहोगे तो तुम्हारा पुलंदा बन जाएगा। क्या मतलब? जब पुलिस आकर लाश का मुआयना करेगी तो क्या यह बात उनसे छुपी रह सकेगी कि लड़की गोली से घायल हुई थी, कि उसके कंधे में गोली लगी थी? गोली? हाँ, गोली। वही गोली जो सोमवार 9 जुलाई की रात को तुम्हारे रूपनगर वाले बंगले पर चली थी। वह गोली जो तुम किसी अनजाने मेहमान को लगी बताते हो, वास्तव में इस लड़की को लगी थी। तुम जानते थे कि गोली चलने की आवाज तुम्हारी पार्टी में मौजूद कई मेहमानों के कानों में पड़ी थी। लोगों की उत्सुकता शांत करने के लिए और उस गोली का हिसाब देने के लिए तुमने कोई और आदमी पेश कर दिया था, जो घायल नहीं था, जो सिर्फ घायल होने का अभिनय कर रहा था। गोली वास्तव में इस लड़की को लगी थी और वह उसी रात से यहां मौजूद है। कहो कि मैं गलत कह रहा हूं? चौधरी ने थूक निकली। वह चाकू तुम पहचानते हो जो लड़की की छाती में धंसा हुआ है? सुनील ने नया सवाल किया। नहीं, चौधरी हड़बड़ाकर बोला। क्यों? इस चाकू की मुठ हाथी दांत की है और इस पर नक्काशी भी हुई है। मुझे दिखाई दे रहा है। अगर तुम कहते हो कि लड़की ने आत्महत्या की है तो यह चाकू तुम्हें पहचानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सूरत में यह चाकू लड़की को इसी कोठी में से कहीं से हासिल हुआ होगा। इस कोठी की चीजों की मुकम्मल पहचान हमें नहीं है। हम यहाँ केवल 8-10 दिनों से ही रह रहे हैं, यानी कि तुम लोगों ने यह चाकू पहले इस कोठी में नहीं देखा। हमारे न देखा होने का मतलब यह नहीं है कि यह चाकू यहाँ नहीं था। चौधरी जल्दी से बोला। शायद इस पर हमारी निगाह न पड़ी हो सकता है। सुनील ने स्वीकार किया। जरा लड़की की सूरत को गौर से देखो। चौधरी ने डरते डरते उधर देखा। कोई खास बात दिखाई दी? सुनील ने पूछा। नहीं। क्या खास बात है? लड़की के होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई है, गालों पर पाउडर की परत चढ़ी हुई है और आंखों पर मस्कारा लगा हुआ है। दिखाई दिया? हाँ। आधी रात के बाद किसी समय आत्महत्या करने से पहले लड़की ने अपने चेहरे का मेकअप क्यों जरूरी समझा? चौधरी को जवाब नहीं सूझा। अब जरा सोचो प्यारे लाल, जब तुम्हारा यह आत्महत्या वाला किस्सा मुझ पर नहीं चल रहा तो पुलिस पर कैसे चलेगा? लेकिन इसकी हत्या हुई नहीं हो सकती। कौन करेगा इसकी हत्या? इस बात का बेहतर जवाब तो तुम ही सोच सकते हो। मैं क्या सोचूं? पिछली रात को कोई यहाँ आया हो यह नहीं हो सकता। कोठी के तमाम दरवाजे खिड़कियां भीतर से बंद थे। तो फिर हत्या का संदेह तुम लोगों पर किया जा सकता है। तुम लोग तो कोठी के भीतर थे। कोठी के भीतर तो तुम भी थे। था, लेकिन मेरे पास हत्या का कोई उद्देश्य नहीं। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। वह तो हम भी नहीं जानते। रचना के मुंह से निकला। यह कैसे हो सकता है? यह लड़की आपके बंगले पर घायल हुई थी। 10 दिन से आप इसे यहाँ रखे हुए हैं और आप कहती हैं कि आप लोग इसे जानते नहीं। वह तो हम किसी और के कहने पर। रचना? चौधरी डपट कर बोला। रचना ने होठ खींच लिए। जो बात आप कहने जा रही थी, सुनील बोला, वह मैं समझ गया। मेरा अपना भी यही ख्याल है मैडम, कि आप लोगों की यहाँ मौजूदगी की असली वजह वह नहीं है जो आपके पति ने कल रात बताई थी। चौधरी साहब, आप यहाँ किसी स्टोरी सेशन की वजह से नहीं, बल्कि इस लड़की की देखभाल और तीमारदारी के लिए मौजूद थे। और यह सब जरूर आप किसी और के कहने पर कर रहे थे। यही बात आपकी पत्नी कहने जा रही थी, लेकिन आपने इन्हें कहने नहीं दी। यह सब किसके कहने पर हो रहा है कृपा निधान? चौधरी ने उत्तर नहीं दिया। मत बताइए, सुनील लापरवाही से बोला। मुझे आपके बताए बिना भी मालूम है। क्या मालूम है? चौधरी सकपकाए स्वर में बोला। आप जो कुछ कर रहे हैं बैरिस्टर मंगलदास महंत के कहने पर कर रहे हैं। कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चौधरी के छक्के छूट गए। आपकी सेवाओं के बदले में आपको कितनी रकम हासिल हुई है बैरिस्टर महंत से? रकम?
अभी हाल ही में आपको बैरिस्टर महंत का एक चेक नहीं मिला? सुनील उसे घूरता हुआ बोला। तुम्हें यह भी मालूम है? चौधरी आतंकित स्वर में बोला। मिस्टर सुनील, रचना एकाएक फिर बोल पड़ी। यह सच है कि महंत ने हमें पैसा भी दिया है, लेकिन हम पैसे के लालच में यह सब नहीं कर रहे हैं। रजनी को गोली क्योंकि हमारे बंगले वाली पार्टी के दौरान लगी थी, इसलिए हमें मजबूरन। रचना, चौधरी फिर टपट कर बोला। तुम चुप रहो जी, रचना उससे ऊंचे स्वर में बोली। क्या यह बात अब हम छुपाए रख सकते हैं? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब लीपा पोती का वक्त गया। अब हकीकत बयान करने में ही हमारी गति है। चौधरी चुप हो गया। महंत ने आपको कितनी रकम दी है? सुनील ने पूछा। 15,000। रचना बेहिचक बोली। 10 और 5,000 के 2 चेकों की सूरत में। उसका क्लाइंट कौन है? हमें नहीं मालूम। रजनी को गोली किसने मारी? हमें नहीं मालूम। हमें यह भी नहीं मालूम कि गोली उसे किसी ने मारी थी या दुर्घटनावश लग गई थी, या वह अनजाने में खुद ही अपने आप पर गोली चला बैठी थी। लेकिन इस बारे में आपकी कोई राय तो होगी। वह एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, इस बारे में हमारी कोई राय नहीं, लेकिन बैरिस्टर महंत कहता है कि लड़की को गोली दुर्घटनावश ही लगी थी। तो फिर उसने उस दुर्घटना की लीपापोती जरूरी क्यों समझी? उसने उस घायल लड़की की जगह कोई नकली घायल आदमी पेश करना जरूरी क्यों समझा? हमें नहीं मालूम। इसका एक ही जवाब हो सकता है। महंत को लड़की जरूर गंभीर रूप से घायल हुई लगी थी। उसकी निगाह में शायद वह मर भी सकती थी। बात को मामूली करार देने के लिए ही उसने वैसा किया था। हो सकता है लड़की मुमकिन है उस वक्त मरणासन स्थिति में रही हो। चली हुई गोली की कोई सफाई देने के लिए उसने गोली के कथित शिकार से यह भी तो कहलवाया था कि गोली दुर्घटनावश चल गई। यह काम उसका वह चमचा ही कर सकता था जो घायल हुआ होने का अभिनय कर रहा था। अगर घायल लड़की सामने आ जाती तो इतने सारे मेहमानों में से कोई न कोई पुलिस को खबर करने की जरूरत जरूर महसूस कर बैठता। फिर महंत का मिशन फेल हो जाता और वह उस आदमी को कवर करके न रख पाता जिसने कि वास्तव में गोली चलाई थी। लेकिन गोली के कथित शिकार को अपनी कार खुद ड्राइव करके वहां से जाता देखकर हर किसी की तसल्ली हो गई कि कोई गंभीर घटना नहीं घटी थी। तुम यह कहना चाहते हो? चौधरी हैरानी से बोला कि उस रात की पार्टी में रजनी की हत्या करने की कोशिश की गई थी? हाँ। नॉनसेंस। उस रोज हत्या की कोशिश नाकामयाब रही थी, आज कामयाब हो गई है। नॉनसेंस। अरे मैंने कहा ना, उसने आत्महत्या की है। यह हो ही नहीं सकता कि उसकी हत्या हुई हो। जब यहाँ कोई आया ही नहीं तो हत्या कैसे हो गई उसकी? चलो ऐसे ही सही। सुनील लापरवाही से बोला। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। यह मेरा काम नहीं, यह काम खुद पुलिस आकर करेगी। चौधरी खामोश हो गया। मैडम, सुनील लापरवाही से बोला, यह लड़की है कौन? हमें नहीं मालूम। रचना बोली। यह कैसे हो सकता है? बाय गॉड, हमें नहीं मालूम कि यह कौन है। यह 9 जुलाई की रात वाली पार्टी में पहुंची कैसे? किसके बुलावे पर आई थी? हमें यह भी नहीं मालूम। मिस्टर, हमारा तो उस पार्टी से सिर्फ इतना वास्ता था कि वह हमारे बंगले पर हुई थी। ऐसी बातों का जवाब तो काली मजूमदार ही दे सकता है जो कि वास्तव में मेजबान था। लेकिन मैंने सुना है कि वह तो पार्टी में आया नहीं था। उसे क्या मालूम होगा पार्टी में कौन आया था और कौन नहीं आया था, कौन उसके बुलावे पर आया था और कौन वैसे ही किसी के साथ चला आया था। तुम ठीक कह रहे हो। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। टेलीफोन डायरेक्टरी में डॉक्टर देवराज माथुर का नाम था। उसके अनुसार शंकर रोड पर उसका क्लिनिक था जो सुबह 12:30 और शाम 6 से 9 बजे तक खुलता था। सुनील ने घड़ी देखी। उस वक्त 8:30 बज चुके थे। वह कार में सवार हुआ और शंकर रोड की तरफ रवाना हो गया। पुलिस के दल बल के साथ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल घटनास्थल पर नहीं आया था, इसलिए सुनील की वहां से आसानी से खलासी हो गई थी। लेकिन वह जानता था कि बाद में उसे सुनील की रात भर वहां मौजूदगी की खबर जरूर लगनी थी और तब सुनील को फिर से उसके सामने पेश होना पड़ सकता था।
शंकर रोड पर डॉक्टर माथुर का क्लिनिक तलाश करने में सुनील को कोई दिक्कत न हुई। वह कार से उतरकर क्लिनिक में दाखिल हुआ और फिर एकाएक थमक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर के पास बैरिस्टर मंगलदास महंत बैठा हुआ था। वेल वेल वेल, महंत बोला, आई एम डैम्ड इफ इट इज नॉट सुनील द ग्रेट जर्नलिस्ट। सुनील ने बड़े असहाय भाव से महंत की तरफ देखा। हाउ आर यू माई डियर बॉय? दैट योर डियर बॉय अलोन कैन टेल यू, सुनील जलकर बोला। आई एम नॉट योर डियर बॉय, आई टोल्ड यू दैट ऑलरेडी, रिमेंबर? हा हा हा, महंत ने जोर का अट्टहास किया। यहाँ कैसे? मैं तो डॉक्टर साहब का पेशेंट हूँ, दवाई लेने आया हूँ। सुबह सवेरे? मेरी उम्र में बीमारी किसी टाइम टेबल के मुताबिक काम नहीं करती, वह कभी भी गले पड़ सकती है। मुझे तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो। अब दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास आया था तो बहुत खस्ता हाल था। तुम यहाँ आए, डॉक्टर साहब ने तुम्हारे सिर पर जादू का डंडा फिराया और तुम ठीक हो गए, रेस के घोड़े की तरह फिट। हा हा हा, तुम जानते नहीं हो कि माथुर साहब कितने करामाती डॉक्टर हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये कितने करामाती हैं यह मैं अभी नहीं जानता, लेकिन तुम कितने करामाती हो यह मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्या मतलब? मैं खूब जानता हूँ। तुम इतनी सुबह सवेरे यहाँ क्या करने आए हो? अच्छा, हाँ, जवाहर चौधरी ने तुम्हें फोन करके बता दिया मालूम होता है कि रजनी मर गई है। अब तुम यहाँ डॉक्टर को उसका सबक याद कराने के लिए दौड़े चले आए हो। कैसा सबक? वही जो इन्होंने पुलिस के सामने दोहराना है। क्या दोहराना है? कि लड़की के जहन पर पस्ती का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव था कि वह आत्महत्या कर सकती थी। लेकिन यह तो हकीकत है, डॉक्टर बीच में बोल पड़ा। देखा, सुनील बोला। महंत कुछ न बोला, उसके नेत्र सिकुड़ गए। कुछ क्षण वह खामोश बैठा अपनी ठोड़ी ठकठकाता रहा, फिर एकाएक वह उठ खड़ा हुआ और बोला, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराया। सुनील साहब ब्लास्ट के एक रिपोर्टर हैं और जाहिर है कि तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरी राय में तुम इनके हर सवाल का खूब सोच समझकर जवाब देना, वरना ये खफा हो जाएंगे। वरना तुम खफा हो जाओगे, सुनील ने संशोधन किया। महंत एक बार हंसा और बोला, सी यू माई डियर बॉय। आई एम, ओ यस, यू आर नॉट माई डियर बॉय, you just told me, but until he proves otherwise, I consider every young man dear boy. This is democracy, remember? सुनील ने दांत भींच लिए। महंत वहां से विदा हो गया। फिर सुनील डॉक्टर की तरफ आकर्षित हुआ। मेरा परिचय तो आपको हासिल हो ही गया है। हाँ, डॉक्टर मीठे स्वर में बोला। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपसे रजनी नाम की उस लड़की के बारे में बात करने आया हूँ जो गोली से घायल हुई थी और आपके इलाज में थी। आई सी, बैरिस्टर महंत से आपको मालूम हो ही गया होगा कि वह मर चुकी है। आखिर इसी वजह से तो उनका यहाँ आगमन हुआ था। यह बात नहीं, वे तो, बहरहाल आपको उसकी मौत की खबर है? हाँ, डॉक्टर कठिन स्वर में बोला। 9 जुलाई की रात को जब उसे गोली लगी थी, तब भी उसके उपचार के लिए आपको बुलाया गया था? हाँ। किसने बुलाया था आपको? बैरिस्टर महंत ने। डॉक्टर हिचकिचाता हुआ बोला। आपको क्यों? क्योंकि लड़की मेरी पेशेंट थी और पहले से मेरे इलाज में थी। पहले से उसके किस मर्ज का इलाज कर रहे थे आप? वह लड़की मनोवैज्ञानिक केस थी। वह बहुत नर्वस, परेशान और पस्ती की हालत में रहती थी। वह सुसाइडल कॉम्प्लेक्स का शिकार थी, यानी कि अपने पस्ती के आलम में वह आत्महत्या कर सकती थी। हाँ, ऊपर से वह ऐसी फिल्मी पार्टियों में आम शामिल होती थी जिनमें बेतहाशा शराब उड़ाई जाती थी। उसने मुझे बताया था कि ऐसी पार्टियों में वह भी ड्रिंक करती थी। नशा उसके विवेक पर हावी हो सकता था। मैंने बड़ी संजीदगी से उसे राय दी थी कि उसे अपनी जिंदगी का वह अंदाज बदलना चाहिए था। वास्तव में वह थी कौन? कोई फिल्म अभिनेत्री? फिल्म अभिनेत्री अभी वह थी नहीं, लेकिन बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। 1-2 फिल्मों में बहुत छोटे छोटे रोल वह कर चुकी थी, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक उसे अभी तक नहीं मिला था। अब जरा सोमवार 9 जुलाई की रात पर आइए। उस रात बैरिस्टर महंत के टेलीफोन करने पर
मैं वहां गया था। मैंने रजनी को घायल अवस्था में एक बेडरूम में पड़ा पाया था। वह गलती से गोली चला बैठी थी, जिसकी वजह से वह घायल हो गई थी। आपको यह कैसे मालूम है कि गोली वह गलती से चला बैठी थी? किसी ने उसे गोली मारी नहीं थी, खुद उसी ने बताया था। फिर आपने क्या किया? मैंने उसके कंधे से गोली निकाल दी और जख्म की ड्रेसिंग कर दी। उस घटना की खबर आपने पुलिस को दी थी? नहीं। वजह? आपको तो मालूम होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की खबर पुलिस को देना जरूरी होता है। मुझे मालूम है, लेकिन उस बार अपने पेशेंट के हित के लिए मैंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा था। मतलब? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि वह लड़की मनोवैज्ञानिक केस थी। फिल्म स्टार बनने की नीयत से अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ उसे पीछे अकेला छोड़कर वह एक कस्बे से इस महानगर में आई थी, लेकिन अपने मिशन में कामयाब न हो पाने की वजह से हीन भावना से ग्रस्त हो गई थी। उसके जहन में यह ख्याल घर कर चुका था कि पैसे और प्रसिद्धि के जो सपने देखती वह यहाँ पहुंची थी, वे अगर पूरे न हुए तो उसकी जिंदगी बेकार थी। ऐसे हालात में अगर मैं उस घटना की खबर पुलिस को देता तो उस बेचारी की बहुत वजीहत होती, और फिर जैसी दिमागी हालत में वह थी उसमें वह जरूर आत्महत्या कर लेती। आपको बताया गया था कि 9 जुलाई की रात को हकीकतन हुआ क्या था? हाँ, रजनी ने मुझे खुद ही बताया था। उसने मुझे बताया था कि उस रात को पार्टी में वह जरा ज्यादा पी गई थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे थे और उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। उसकी उस नशे की हालत का पार्टी के कुछ मेहमान नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बंगले से निकलकर पिछवाड़े की खुली हवा में आ गई थी। वहां वह कुछ क्षण टहलती रही थी, लेकिन उसकी तबीयत नहीं सुधरी थी। फिर वह थक कर वहीं खड़ी जवाहर चौधरी की कार में बैठ गई थी। बेध्यानी में उसने कार के डैशबोर्ड में बना खाना खोला था तो उसने भीतर रिवॉल्वर पड़ी पाई थी। रिवॉल्वर पर निगाह पड़ते ही वह कहती है कि पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने अपनी उस बेमानी नाकामयाब जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया। यानी कि गोली दुर्घटनावश नहीं चली थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हाँ, कंधे में गोली मारकर। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी रिवॉल्वर हैंडल नहीं की थी। उसकी कोशिश जिस्म के किसी घातक स्थल पर गोली मारने की थी, लेकिन फायर आर्म्स से वाकिफियत न होने की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाई थी। आई सी। लेकिन इस बार अपनी छाती में चाकू उतारने में कामयाब हो गई बेचारी। डॉक्टर साहब, जो कुछ आप कह रहे हैं उसकी गंभीरता को समझते हैं आप? मतलब? आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और मरने वाली आपकी पुरानी पेशेंट थी। आपका बयान यह साबित कर सकता है कि रजनी ने आत्महत्या की थी, लेकिन यह हकीकत है। आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि यह हकीकत है? लड़की मेंटल केस थी। जब वह मर गई तो आप कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गए कि उसने आत्महत्या की थी, जबकि यह कत्ल का केस भी हो सकता है। हो सकता है कि 9 जुलाई की रात को भी उसके कत्ल की कोशिश में ही किसी ने उसे गोली मारी हो। लेकिन लड़की ने मुझे खुद बताया कि गोली उसने खुद अपने आप पर चलाई थी, और अब लड़की से जाकर पूछा नहीं जा सकता कि उसने आपको ऐसा कुछ बताया था या नहीं। वह तो मर चुकी है। मौजूदा हालात में आप उसके द्वारा कुछ भी कहा होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन जनाब, डॉक्टर आहत स्वर में बोला, मैं कोई गलत बात क्यों कहूंगा भला? क्योंकि बैरिस्टर महंत आपको ऐसा कहने के लिए कहेगा। नॉनसेंस। महंत मेरा पेशेंट है, सिर्फ पेशेंट। वह मुझे कोई गलत बात कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। शायद कर सकता हो, नहीं कर सकता। शायद कर चुका हो, बट दिस इज शेयर नॉनसेंस। मैं? छोड़िए, आपने अभी कहा था कि रजनी अभिनेत्री बनने की नीयत से किसी कस्बे से राजनगर में आई थी। कौन से कस्बे से आई थी? डॉक्टर एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, इकबालपुर से। इकबालपुर में उसका कोई पता ठिकाना? मुझे नहीं मालूम। कभी रजनी ने अपनी माँ के बारे में कुछ बताया हो? उसने मुझे एक बार सिर्फ इतना बताया था कि उसकी माँ के अलावा उसका कोई रिश्तेदार जीवित नहीं था। वे लोग बहुत गरीब थे और उसकी माँ वहाँ किसी स्कूल में पढ़ाती थी और उसी से हासिल होने वाली मामूली तनख्वाह से
अपना भरण पोषण करती थी। रजनी कहती है कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक का आकर्षण उसमें पैदा करने में उसकी गरीबी का भी भारी हाथ था। रजनी उसका असली नाम था? मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है रजनी राजनगर में कहाँ रहती थी? नहीं। श्योर? डॉक्टर ने घूर कर उसको देखा। थैंक यू एनीवे। और सुनील उठ खड़ा हुआ। आप मेरा यह इंटरव्यू अपने अखबार में छापेंगे? डॉक्टर ने व्यग्र भाव से पूछा। जरूर छापेंगे साहब, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं छापेंगे तो आपके दोस्त बैरिस्टर महंत का मिशन नहीं फेल हो जाएगा। कैसा मिशन? यह साबित करने का मिशन कि रजनी ने आत्महत्या की है। लेकिन सो लॉन्ग डॉक्टर, थैंक्स फॉर नाइस कोऑपरेशन। अपने पीछे बेचैनी से पहलू बदलते डॉक्टर देवराज माथुर को छोड़कर सुनील वहां से विदा हो गया। इकबालपुर राजनगर से कोई 150 मील दूर था। ब्लास की नई एम्बेसडर कार पर वहां पहुंचने में उसे लगभग 5 घंटे लग गए। वहां पहुंचने से पहले वह अपने फ्लैट पर गया था, जहां उसने ब्रेकफास्ट किया था और नहा धोकर नया सूट पहनने के बाद ही वह इकबालपुर के लिए रवाना हुआ था। ब्लास के ऑफिस में उसने कदम नहीं रखा था, क्योंकि वहां जाने पर उसे कहीं जाने पर तो कोई रोक टोक न होती, लेकिन ब्लास की गाड़ी उससे जरूर छिन जाती। इकबालपुर में पूछताछ करने पर उसे मालूम हुआ कि वहां लड़कियों का एक ही स्कूल था। वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। वहां एक चौकीदार मौजूद था। सुनील ने उससे पूछा कि क्या स्कूल में कोई अधेड़ावस्था की ऐसी अध्यापिका थी जो इकबालपुर में अकेली रहती थी और जिसका इकलौता रिश्तेदार उसकी लड़की राजनगर में रहती थी। चौकीदार ने उसे बताया कि दमयंती देवी ऐसी अध्यापिका थी। उसी चौकीदार से उसे दमयंती देवी का पता भी मालूम हो गया। सुनील उस पते पर पहुंचा। दमयंती देवी घर पर मौजूद थी। दमयंती देवी एक लगभग 45 साल की बड़ी सुंदर महिला निकली। उसके चेहरे पर उदासी के स्थायी भाव थे। यह सोचकर ही सुनील का मन भर आया कि ऐसी औरत को उसने उसकी इकलौती औलाद की मौत की खबर देने का अप्रिय कार्य करना था। मेरा नाम सुनील है। सुनील ने अपना परिचय दिया। मैं राजनगर से आया हूँ। मैं वहाँ के दैनिक समाचार पत्र ब्लास से संबंधित हूँ। राजनगर का नाम सुनकर दमयंती की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जो फौरन लुप्त हो गई। मैं आपसे आपके बेटे के बारे में चंद बातें करने के लिए हाजिर हुआ था। रजनी के बारे में? उसकी आंखों में पहली वाली चमक फिर उभरी। हाँ, अगर वही रजनी आपकी बेटी है जो फिल्म अभिनेत्री बनने की कोशिश में यहाँ से राजनगर गई थी। और फिर सुनील ने रजनी का हुलिया बयान किया। तुम मेरी बेटी का ही जिक्र कर रहे हो, वह बोली। क्या तुम जानते हो उसे? कैसी है मेरी बेटी? सुनील ने बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। बोलो ना बेटा, वह व्यग्र भाव से बोली। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं आपके लिए बहुत बुरी खबर लाया हूं दमयंती देवी जी। कैसी बुरी खबर? कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया? वह सही सलामत तो है? सुनील मुंह से कुछ न कह पाया। उसने इनकार से सिर हिलाया। क्या हुआ मेरी बच्ची को? वह हाहाकारी स्वर में बोली। वह अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, क्या कह रहे हो तुम? उसका कत्ल हो गया है। कत्ल? आतंक से उसकी आंखें फट पड़ी। मुझे अफसोस है, यह बुरी खबर आपको मुझे सुनानी पड़ी और आपके संकट की इस घड़ी में अपने स्वार्थ की खातिर, अपनी नौकरी की खातिर मुझे यहाँ आना पड़ा। दमयंती देवी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वह हौले हौले सिसकने लगी। लेकिन मुझे विश्वास है, सुनील बोला, कि आप यह जरूर चाहेंगी कि आपकी बेटी के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले। वह खामोश रही। मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इस उम्मीद में आपके पास आया हूँ कि शायद आप मुझे ऐसा कुछ बता सके जिससे हमें यह अंदाजा हो सके कि रजनी का हत्यारा कौन हो सकता है। दमयंती देवी ने सिर उठाया। फिर वह गम से डूबे स्वर में बोली, मुझे मालूम था उस अभागी का कोई असाधारण अंजाम ही होना था। मेरी मर्जी के खिलाफ वह शहर गई थी। दीन दुनिया का उसे कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसकी जवानी की उमंग, उसकी आंखों में तैरते रंगीन सपने, उसकी कभी न पूरी हो सकने वाली महत्वाकांक्षाएं उसे शहर ले गई। मैं इस उम्मीद में
जिंदगी के दिन काट रही थी कि देर सवेर उसका भरम टूटेगा और वह पश्चाताप करती हुई वापस अपनी माँ की गोद में आकर गिरेगी। लेकिन वह फिर फपक कर रोने लगी। हौसला रखिए दमयंती देवी जी। हाँ, अब हौसला ही रखना होगा। अब और चारा भी क्या है? जो प्रारब्ध में लिखा था वह तो हो गया। रजनी कब गई थी आपके पास से? कोई 1.5 साल पहले। उस दौरान वह आपसे कभी यहाँ मिलने आई? नहीं। राजनगर यहाँ से कोई ज्यादा दूर तो नहीं? सवाल दूरी का नहीं बेटा, सवाल उसकी जिद का था। वह मुझसे लड़ झगड़ कर मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से गई थी और यह कहकर गई थी कि अब वह कुछ बनकर ही मुझे अपना मुंह दिखाएगी। यानी कि पिछले 1.5 साल से आपका अपनी बेटी से कतई कोई संपर्क नहीं? ऐसी बात तो नहीं। चिट्ठी पत्री तो आती रहती थी उसकी। 1-2 बार तो उसने थोड़े पैसे भी भेजे थे। मेरा ख्याल था कि उस पैसे की मुझसे ज्यादा उसे जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे लिख दिया कि वह मुझे पैसे ना भेजा करे। मैं तो यहाँ अपना गुजारा चला ही लेती हूँ। कभी आप उससे मिलने राजनगर नहीं गई? नहीं। हालांकि इच्छा बहुत होती थी, लेकिन रजनी ने मुझे मना किया हुआ था। वह कहती थी जब तक वह न बुलाए तब तक मैं राजनगर में उसके पास न जाऊं। उसकी चिट्ठियां कैसी होती थी? हाल चाल ठीक है, मार्का मामूली औपचारिक चिट्ठियां या उसकी शहरी जिंदगी का अंदाजा देने वाली दस्तावेज नुमा लंबी लंबी चिट्ठियां? दोनों ही तरह की होती थी। कभी वह 2 लाइन की चिट्ठी लिखती थी तो कभी 200 लाइन की। 10-12 दिन पहले उसे गोली लगी थी। गोली? हाँ। क्या उसने इस बात का अपनी किसी चिट्ठी में जिक्र किया था? नहीं तो। लेकिन बेटा, गोली कैसे लग गई थी उसे? अभी कुछ मालूम नहीं। गोली दुर्घटनावश लगी भी हो सकती है और वह उसकी हत्या की पहली कोशिश भी हो सकती है। बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं? उसने तो मुझे लिखा था कि वह किसी दुर्घटना में मामूली सी घायल हो गई थी। सुनील ने फौरन विषय परिवर्तित कर दिया। आपकी बेटी ने कभी आपको कोई ऐसा संकेत दिया था कि वह आत्महत्या कर सकती थी? आत्महत्या? मेरी बेटी? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसे तो अपनी उम्मीदों से भरी जिंदगी से, अपनी खूबसूरत जिस्म से बहुत लगाव था और फिर वह तो कहती थी कि अब तो वह कामयाबी की दहलीज पर खड़ी थी। वह कहती थी कि अब वह बहुत जल्द बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली थी। अपनी बेटी की चिट्ठियां तो आप संभाल कर रखती होंगी? नहीं। नहीं? सुनील के स्वर में निराशा का पुट था। इन मामलों में मेरी संभाल अच्छी नहीं बेटा। मैं उसकी चिट्ठी को उसका जवाब लिखने तक पा सकती थी और फिर उसे नष्ट कर देती थी। कभी अपनी कोई तस्वीर वगैरह नहीं भेजी उसने? एक बार एक तस्वीर भेजी थी उसने। जरा दिखाइए तो। सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला। वह तो नहीं है मेरे पास। क्यों? क्या उसे भी नष्ट कर दिया आपने? नहीं, वह तस्वीर मैंने रजनी को वापस भेज दी थी। क्यों? उसने मुझे लिखा था कि वह तस्वीर मैं उसे वापस भेज दूं। कोई वजह नहीं बताई थी उसने? वह कहती थी कि किसी को उस तस्वीर की कॉपी चाहिए थी और नेगेटिव उपलब्ध नहीं था। उसने तस्वीर से तस्वीर बनवानी थी। तस्वीर में चित्रित क्या था? वह किसी के प्राइवेट याट की तस्वीर थी। तस्वीर में रजनी के साथ एक और लड़की थी और 4-5 ऐसे आदमी थे जो रजनी के अनुसार फिल्मी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थे। आप उनमें से किसी को पहचानती थी? न, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं फिल्मों के बारे में कुछ जानती नहीं। मेरी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं। यानी कि इस वक्त आपके पास रजनी की कोई चिट्ठी नहीं, कोई तस्वीर नहीं? नहीं। रजनी को आप राजनगर के किस पते पर चिट्ठी लिखा करती थी? 134 कमर्शियल स्ट्रीट फ्लैट नंबर 5 राजनगर के पते पर। आपकी निगाह में इकबालपुर में ऐसा कोई शख्स है जो मुझे आपकी बेटी के बारे में बता सके? उसकी कोई सहेली, कोई परिचित, कोई और? दमयंती देवी ने इनकार में सिर हिलाया। लेकिन यहाँ ऐसा कोई तो होगा जिसके साथ वह जब यहाँ रहती थी तो उठती बैठती थी। उसकी कांता नाम की एक पक्की सहेली थी, लेकिन अब तो वह भी राजनगर में ही रहती है। वह वहां क्या करती है? मुझे नहीं मालूम। रजनी ने अपनी किसी चिट्ठी में कभी जिक्र नहीं किया उसका? नहीं। कांता का बाकी परिवार तो अभी भी यहाँ रहता होगा। उसके भैया भाभी हैं जो गोकुलपुरे में रहते हैं।
सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर उठ खड़ा हुआ। बेटा, वृद्धा व्यग्र स्वर में बोली, तुम क्या मुझे अपने साथ राजनगर ले जा सकते हो? क्यों नहीं ले जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता हूँ, सुनील आर्द्र स्वर में बोला। वैसे तो लाश की शिनाख्त के लिए देर सवेर आपको राजनगर पुलिस का बुलावा भी आना ही है। अच्छा है, आप मेरे साथ ही चलिए। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा। मेहरबानी की कतई कोई बात नहीं। आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं कांता के घर का चक्कर लगा कर आता हूँ। उसने दमयंती देवी से गोकुलपुरे का रास्ता और कांता के भैया भाभी के मकान का नंबर पूछा और वहां से निकल गया। वह फिर कार पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। गोकुलपुरा राजनगर से आने वाली सड़क के रास्ते में था। तभी उसे सामने से एक धूल उड़ाती फिएट कार आती दिखाई थी। सुनील को यह देखकर बड़ी सख्त हैरानी हुई कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैरिस्टर मंगलदास महंत बैठा हुआ था। सुनील ने फिलहाल गोकुलपुरे जाने का ख्याल छोड़ दिया। उसने कार वापस घुमाई और उसे महंत की कार के पीछे लगा दिया। वह दोनों कारों में बहुत फासला रखे हुए था ताकि महंत को यह भनक न लग पाए कि कोई उसके पीछे लगा हुआ था। उसने नोट किया कि महंत बिना कहीं ठिठके एक ही रफ्तार से कार चला रहा था। फिर जल्दी ही उसको इसकी वजह भी सूझ गई। महंत के साथ बैठी लड़की उसे रास्ता बता रही थी। महंत की कार उस गली के मोड़ पर आकर रुकी जिसमें दमयंती देवी का मकान था। कार गली के भीतर बखूबी जा सकती थी, लेकिन महंत ने जानबूझकर उसे गली के दहाने वाली सड़क पर ही रोक दिया था। वह कुछ क्षण कार में बैठा कटे बालों वाली युवती से बातें करता रहा। फिर वह कार से बाहर निकला और लंबे डग भरता हुआ गली में दाखिल हो गया। सुनील को इस विषय में कतई संशय नहीं था कि वह कहाँ जा रहा था, लेकिन वह युवती कौन थी? सुनील ने अपनी कार को फिर चालू किया और उसे बहुत धीरे धीरे चलाता हुआ वह फिएट की बगल से गुजरा। इस बार युवती की सूरत को उसने बड़े गौर से देखा। उसने कार को बहुत आगे ले जाकर यू टर्न दिया और उसे वहीं एक पेड़ की ओट में रोक दिया। कोई 10 मिनट बाद बैरिस्टर महंत गली के दहाने पर फिर प्रकट हुआ। वह कार में आकर बैठ गया। उसने उसे स्टार्ट किया, यू टर्न दिया और उसे वापस उसी रास्ते पर डाल दिया जिधर से वह आया था। सुनील ने भी कार आगे बढ़ाई। थोड़ी देर बाद अगली कार ने रास्ता बदल दिया। सुनील ने देखा महंत को रास्ता अभी भी वही युवती बता रही थी। फिएट अब एक चौड़े बाजार में से गुजर रही थी। फिर युवती के निर्देश पर महंत ने एक स्थान पर कार रोकी। युवती ने खिड़की से बाहर सामने दूर कहीं इशारा किया। महंत सहमति में सिर हिलाता हुआ कार से बाहर निकला। वह पैदल आगे बढ़ा। कोई 50 गज आगे जाकर वह एक दुकान के आगे ठिठका। उसने एक बार सिर उठाकर शायद दुकान के ऊपर लगा बोर्ड पढ़ा, फिर दुकान के भीतर दाखिल हो गया। सुनील थोड़ी देर ठिठका रहा, फिर उसने अपनी कार आगे बढ़ाई। वह कार को फिएट की बगल से गुजार कर आगे ले गया। फिर वह उस दुकान के आगे से गुजरा जिसके भीतर महंत दाखिल हुआ था। दुकान के बोर्ड पर निगाह पड़ते ही वह बुरी तरह चौंका। दुकान का नाम था लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर। सुनील ने कार को यू टर्न दिया और उसे सड़क से पार दुकान के सामने लाकर रोका। उसने दुकान के भीतर निगाह डाली। उसके देखते देखते दुकानदार ने एक लंबा पतला बंद डिब्बा एक भूरे लिफाफे में रखा और उसे महंत को थमा दिया। महंत ने दुकानदार को कुछ नोट दिए। दुकानदार ने बदले में उसे एक रसीद काटकर थमा दी। महंत दुकान से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वह एकाएक ठिठका। सुनील अपनी कार में नीचे को झुक गया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि शायद महंत ने उसे देख लिया था। थोड़ी देर बाद उसने सावधानी से सिर उठाया तो उसने महंत को अपनी कार की ओर बढ़ते पाया। उसके देखते देखते महंत अपनी कार में जा बैठा। सुनील दुविधा में पड़ गया। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह महंत के पीछे लगे या लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर में दाखिल हो। अंत में वह इसी नतीजे पर पहुंचा कि अगर महंत ने उसे देख लिया था तो अब उसके पीछे लगने में कोई फायदा नहीं था। वह कार से बाहर निकला और सड़क पार करके लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर में दाखिल हुआ। इस स्टोर के मालिक आप हैं?
सुनील ने अधिकारपूर्ण स्वर में दुकानदार से पूछा। जी हाँ, दुकानदार तनिक हड़बड़ाकर बोला। आपका नाम? लक्ष्मी नारायण। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर चक्रवर्ती हूँ। उसने अपनी जेब से अपना फोटो लगा प्रेस कार्ड निकालकर उसकी एक झलक लक्ष्मी नारायण को दिखाई और कार्ड वापस जेब में रख लिया। लक्ष्मी नारायण पर उसके एक्शन का प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। वह फौरन विनयशीलता की प्रतिमूर्ति बन गया। फरमाइए साहब, वह बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अभी अभी आपकी दुकान में एक अधेड़ावस्था का आदमी आया था, सुनील बोला। वह ब्राउन सूट पहने था और लाल टाई लगाए था। जी हाँ, आया था। उसने आपसे क्या खरीदा था? एक चाकू खरीदा था साहब। कैसा चाकू? हाथी दांत की मुठ वाला नक्काशीदार चाकू? जी हाँ, लक्ष्मी नारायण हैरानी से उसे देखता हुआ बोला। नक्काशी में बड़े महीन अक्षरों में आपकी दुकान का नाम भी गुदा हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। वैसा और चाकू है आपके पास? जी नहीं, वह आखिरी चाकू था जो मैंने उन साहब को बेचा था। आपने वह चाकू उसे दिखाया था या उसने खुद उस प्रकार के चाकू की मांग की थी? उन्होंने ही मुझे बताया कि उन्हें किस प्रकार का चाकू चाहिए था। हाथी दांत की मुठ वाला नक्काशीदार चाकू। वे साहब मेरे पास उपलब्ध उस प्रकार के सारे चाकू खरीदना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास एक ही चाकू बाकी बचा हुआ था। वैसा चाकू यहाँ और कहीं नहीं मिलता? नहीं मिलता साहब। दरअसल वैसे 12 चाकू मैंने सिर्फ अपनी दुकान के लिए बनवाए थे, इसलिए मैंने उस पर अपनी दुकान का नाम भी गुदवाया था। मुझे उम्मीद थी कि उतना खूबसूरत चाकू बहुत पसंद किया जाता, लेकिन हाथी दांत की मुठ की वजह से वह महंगा माल हो गया था। इसलिए मैंने रो रो कर वे 12 चाकू खत्म किए थे। आपको याद है कि बाकी चाकुओं के खरीदार कौन थे? ऐसा मुझे कैसे याद रह सकता है साहब, यह तो चलती दुकानदारी है यहाँ। लेकिन वे चाकू विशेष प्रकार के थे और इतने महंगे थे कि तुमने उन्हें रो रो कर बेचा था। इकबालपुर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, इसलिए एक आध ग्राहक तो तुम्हें याद रह सकता है। लक्ष्मी नारायण सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, एक ग्राहक की मुझे याद तो है, लेकिन वो अब इस शहर में नहीं है। कौन था वो ग्राहक? मैंने एक चाकू यहाँ के फूड इंस्पेक्टर हरि प्रसाद की बहन को बेचा था, लेकिन वह अब यहाँ नहीं रहती। हरि प्रसाद तो यहीं रहता है? जी हाँ, वह तो यहीं रहता है। उसका पता बताओ। लक्ष्मी नारायण ने उसे गोकुलपुरे का वही पता बता दिया जो दमयंती देवी ने उसे कांता के भैया भाभी का बताया था। नाम क्या है इस हरिप्रसाद जी की बहन का? नाम? लक्ष्मी नारायण सोचता हुआ बोला। भला सा नाम था उसका। क्या नाम था? कांता तो नहीं? जी हाँ, यही। वह एकदम बोला, कांता। कांता ही तो। आप जानते हैं कांता को? नहीं। फिर उसने लक्ष्मी नारायण की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। सहयोग के लिए धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण ने खीसे निपोरी और यूं सुनील से हाथ मिलाया जैसे सुनील से हाथ मिलाना उसके लिए ऐसी इज्जत की बात थी जैसी उसे आज तक कभी हासिल ही नहीं हुई थी। सुनील दुकान के बाहर निकलकर फिर अपनी कार में आ सवार हुआ। वह गोकुलपुरे पहुंचा। वहां फूड इंस्पेक्टर हरि प्रसाद के घर को ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वे लोग कहीं बाहर गए हुए थे और कम से कम एक हफ्ता और लौटकर नहीं आने वाले थे। निराश सुनील वापस दमयंती देवी के घर लौटा। दमयंती देवी रवानगी के लिए तैयार थी। उसकी सूजी हुई आंखों से ऐसा मालूम होता था जैसे वह सुनील की गैर हाजिरी के दौरान भी रोती रही थी। तैयार? सुनील ने पूछा। दमयंती देवी ने सहमति से सिर हिलाया। अभी मेरी गैर हाजिरी में यहाँ एक आदमी आया था ना? वह ब्राउन सूट पहने और लाल टाई लगाए अधेड़ उम्र का आदमी था। हाँ, आया था। वह तनिक विस्मित स्वर में बोली। तुम जानते हो उसे? हाँ, उसका नाम मंगलदास महंत है। वह राजनगर में वकालत करता है। अपना महंत नाम तो उसने मुझे बताया था, लेकिन बाकी सब कुछ तो उसने नहीं कहा था। वह तो अपने आप को जर्नलिस्ट बता रहा था। अच्छा, चाहता क्या था वह? वह मुझसे मेरी बेटी द्वारा मुझे लिखी गई कोई चिट्ठी पत्री, मुझे भेजी गई कोई तस्वीर वगैरह या ऐसा ही कोई कागज पत्तर हासिल करना चाहता था।
बदले में वह मुझे नगद 5,000 रुपये देने की ऑफर कर रहा था। ऐसी किसी चीज के लिए 5,000 रुपये क्या बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी? बेहद ज्यादा थी। आपने उसे क्या कहा था? वही जो हकीकत थी। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। होता तो मैं बेचती नहीं। मैं अपनी बेटी की किसी याद का सौदा हरगिज नहीं करती। फिर फिर जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, तो वह यहाँ से चला गया था। कुछ और कहा था उसने? बेटा, वह तो कह रहा था कि रजनी ने अपने सीने में खुद चाकू घोंप कर आत्महत्या की थी और उससे पहले भी वह किसी मोटर एक्सीडेंट में घायल हुई थी। उसके यहाँ आगमन का एक मिशन आपको यह पट्टी पढ़ाना भी था कि आपकी बेटी के अंजाम के लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं था। अगर मैं यहाँ पहले आकर हकीकत बयान न कर चुका होता तो शायद आप मान ही जाती कि आपकी बेटी ने अपनी मुसलसल नाकामयाबी से घबराकर खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर डाला था। लेकिन वह ऐसा क्यों चाहता था कि मैं अपनी बेटी की हत्या को आत्महत्या समझूं? उस आदमी को रोशनी में आने से बचाने के लिए, जो कि आपकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है और जो उसका क्लाइंट है। कौन है वो आदमी? अभी नहीं मालूम मुझे, लेकिन सुनील दृढ़ स्वर में बोला, मैं मालूम करके रहूंगा। वह खामोश रही। आइए चलें। वह उठ खड़ी हुई। उसने एक छोटी सी अटैची संभाल ली। सुनील ने वह अटैची जबरन उसके हाथ से ले ली। दोनों कार में आ सवार हुए। सुनील ने कार आगे बढ़ाई। एक बात बताइए, एकाएक वह बोला, आपके इस शहर में कोई ऐसा होटल है जिसे बैरिस्टर मंगलदास महंत जैसा आदमी अपने रहने के काबिल समझ सकता हो? दमयंती देवी ने उसे हाल ही में हाईवे पर बने एक होटल के बारे में बताया। उसी के निर्देश पर गाड़ी चलाता हुआ वह उस होटल तक पहुंचा। उसने कार को बाहर सड़क पर ही रोक दिया और बोला, मैं अभी 1 मिनट में आया। दमयंती देवी ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील उस 2 मंजिले होटल के कंपाउंड में दाखिल हुआ। वास्तव में वह केवल इतना जानना चाहता था कि महंत राजनगर वापस रवाना हो गया था या नहीं। वह बूढ़ा आदमी था, इसलिए हो सकता था कि वह फौरन ही वापस कार का सफर करने को तैयार न हुआ हो। होटल के कंपाउंड में एक इकलौती कार खड़ी थी, जो कि वही फिएट थी जिसको ड्राइव करते हुए उसने महंत को देखा था। वह रिसेप्शन पर पहुंचा। आपके यहाँ राजनगर के बैरिस्टर मंगलदास महंत ठहरे हुए हैं? उसने पूछा। जी हाँ, रिसेप्शन क्लर्क ने उत्तर दिया। वे आज ही तशरीफ लाए हैं, कोई 1 घंटा पहले। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी भी है ना? सेक्रेटरी? नहीं तो एक कटे बालों वाली बड़ी खूबसूरत युवती। नहीं साहब, वे तो यहाँ अकेले ठहरे हुए हैं। शायद वह उनसे पहले या बाद में आई हो और उनसे अलग किसी कमरे में ठहरी हो। लेकिन कोई लड़की तो आज की तारीख में हमारे होटल में आई ही नहीं साहब। सुनील ने उसका धन्यवाद किया और होटल से बाहर निकल गया। लड़की कहाँ चली गई? उसने हैरानी से सोचा। जब वह आई महंत के साथ थी तो वह कहाँ गायब हो गई थी? अगली सुबह सुनील सीधा इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के घर ही पहुंच गया। पिछली रात को वह लगभग 11 बजे राजनगर में पहुंचा था। दमयंती देवी को अपने फ्लैट पर छोड़कर वह सबसे पहले कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचा था। वहां 134 नंबर इमारत तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उस इमारत में कई फ्लैट थे। फ्लैट नंबर 5 पहली मंजिल पर सामने के भाग में था। फ्लैट पर केवल उसका नंबर लगा हुआ था। किसी प्रकार की नेम प्लेट वहां नहीं थी। फ्लैट में ताला लगा हुआ था। उतनी रात गए सुनील को वहां से केवल इतना मालूम हो सका कि पुलिस अभी तक वहां नहीं पहुंची थी और उस फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थी। दूसरी लड़की का क्या नाम था या उस वक्त वह कहाँ थी, यह सब सुनील को मालूम नहीं हो सका था। वहां से वह ब्लास्ट के ऑफिस में गया था। उसे मालूम हुआ था कि रजनी के कत्ल का समाचार अगले दिन के अखबार में छप रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी मालूम हुआ था कि पुलिस उस केस में कतई कोई तरक्की नहीं कर पाई थी। पुलिस अभी तक फैसला भी नहीं कर पाई थी कि वह हत्या का केस था या आत्महत्या का। वहीं उसे यह भी मालूम हुआ कि सुनील की गैर हाजिरी में उस केस को अर्जुन ने कवर किया था। सुनील ने इकबालपुर से हासिल हुई तमाम जानकारी छपने के लिए वहां जमा करवा दी थी। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उसे देखते ही बोला,
तुम हैरान क्यों हो रहे हो? सुनील खुद हैरान होता हुआ बोला। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे मालूम हुआ है कि कल तुम नेपियन हिल की उस कोठी में मौजूद थे जहाँ एक नौजवान लड़की मरी पाई गई थी, और परसों रात भी तुम वहीं थे। तुम्हें ठीक मालूम हुआ है? तुम वहां से खिसक क्यों गए थे? मैं खिसका नहीं था, पुलिस वालों की इजाजत लेकर वहां से गया था। उस वक्त उन्हें यह मालूम नहीं था कि तुम क्या चीज हो। यह भी मेरी गलती है? प्रभु दयाल ने उसे घूर कर देखा। और इस वक्त मैं खुद चलकर तुम्हारे घर पर आया हूँ। तुम्हारे द्वारा तलब किए जाने पर पुलिस हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा हूँ। इतना तो ख्याल करो, क्या घर आए मेहमान को एक कप चाय तक पिलाने का दस्तूर नहीं है तुम्हारे यहाँ? प्रभु दयाल के चेहरे पर तुरंत नरमी के भाव उभरे। बैठो, वह बोला। थैंक यू। सुनील बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। कला, प्रभु दयाल ने अपनी बीवी को आवाज दी। चाय लाना। फिर वह सुनील के सामने बैठ गया और पूर्वता नम्र स्वर में बोला। कैसे आए? तुम्हारे लिए ढेर सारी जानकारी लाया हूँ, प्लेट में सजाकर चांदी का नहीं, सोने का वर्क लगाकर। कैसी जानकारी? रजनी की मौत के केस में अभी तुमने क्या प्रोग्रेस की है? कुछ भी नहीं। अभी तो हम यह भी फैसला नहीं कर पाए हैं कि हत्या का केस है या आत्महत्या का। यह तो तुम मुझसे लिखवा लो प्रभु कि लड़की की हत्या हुई है। तुम यह बात दावे से कैसे कह सकते हो? उत्तर में सुनील ने उसे आधी रात को रजनी से हुई मुलाकात की बात सुनाई और उसे बताया कि खुद रजनी के कथनानुसार उसे वहां छुपा कर रखा हुआ था। उसने भारी कदमों की आहट का भी जिक्र किया जो कि उसने रात को सुनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की इतनी रात गए चेहरे पर मेकअप किए हुई थी। आखिर बिस्तर पर पड़ी हुई लड़की को मेकअप की क्या जरूरत थी, और वह भी इतनी रात गए? इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि उस रात कोई चुपचाप उससे मिलने आने वाला था, जिसके लिए वह उस हालत में जितना मुमकिन था उतना सज धज कर तैयार हुई थी। लेकिन अगर कोई वहां आया था तो वह भीतर कैसे दाखिल हुआ था? सारे दरवाजे तो भीतर से बंद थे। जरूर रजनी को उसके आगमन की खबर थी और उसी ने उसके लिए दरवाजा खोला था। प्रभु, मैं वहां ड्राइंग रूम में सोया हुआ था। एक बार मुझे एहसास हुआ भी था कि शायद ड्राइंग रूम के भीतरी दरवाजे पर कोई खड़ा था, लेकिन मेरे पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया था। उस वक्त मैं नींद में था और मैंने उसे सपना या अपने मन का वहम समझा था, वरना मैं उसे जरूर उठकर तलाश करता। ऐसा आदमी कौन हो सकता है, यही तो मालूम करना है। लेकिन मेरा दावा है कि वह आदमी बैरिस्टर महंत का वह क्लाइंट था जिसको तस्वीर से बाहर रखने के लिए वह इतने पापड़ बेल रहा है और इस बात का बड़ा विधिवत प्रचार कर रहा है कि लड़की ने आत्महत्या की थी। तुम्हें कुछ लड़की के बारे में मालूम हुआ? कुछ भी नहीं। यह तक नहीं मालूम हो सका कि वह राजनगर में कहाँ रहती थी। राजनगर में वह 134 कमर्शियल स्ट्रीट के 5 नंबर के फ्लैट में रहती थी। मुख्य रूप से वह इकबालपुर की रहने वाली है, जहाँ की उसकी माँ दमयंती देवी एक स्कूल में अध्यापिका है और जो इस वक्त मेरे फ्लैट में मौजूद है। प्रभु दयाल भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। तभी प्रभु दयाल का बड़ा लड़का दोनों के लिए चाय ले आया। क्या किस्सा है? प्रभु दयाल उसे घूरता हुआ बोला। उत्तर में सुनील ने बड़ी ईमानदारी से उसे इकबालपुर यात्रा की सारी कथा सुनाई। तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रभु दयाल भड़क कर बोला। पहले क्यों नहीं बताया? सुनील हैरानी से बोला। कब पहले क्यों नहीं बताया? अरे, कल आधी रात को तो मैं वापस लौटा हूँ और सुबह सवेरे तुम्हारे घर पर हाजिर हो गया हूँ। और कितना पहले बताता? यह सब तुम्हारे अखबार में भी छपा है? हाँ, क्यों न छपता। नौकरी मैं अखबार की करता हूँ या पुलिस की। चाय पियो। सुनील ने चाय का एक घूंट पिया और बोला। अब बैरिस्टर महंत के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इस वकील के बच्चे की खबर लेनी होगी मुझे। प्रभु दयाल बड़ी संजीदगी से बोला। 2 बातों में तुम उसका बखूबी पुलंदा बांध सकते हो। एक तो उसने तुम्हारे सामने ही यह गलत बयानी की थी कि 9 जुलाई की रात को जवाहर चौधरी के बंगले पर कोई गोली नहीं चली थी, और दूसरे, वह यूं आनन फानन इकबालपुर क्यों भाग गया।
उसने वहां से मर्डर वेपन से मिलता जुलता चाकू क्यों खरीदा? वह दमयंती देवी के पास क्यों गया? वह लौट कर आए राजनगर में, मैं खबर लेता हूँ उसकी। दमयंती देवी ने मुझे बताया था कि एक बार रजनी ने उसे अपनी और कुछ अन्य फिल्मी लोगों की एक ऐसी तस्वीर भेजी थी जो एक यार्ड पर खींची गई थी, लेकिन बाद में यह तस्वीर रजनी ने अपनी मां से वापस मंगा ली थी। क्यों? किसी को उस तस्वीर के अस्तित्व में अपना अहित दिखाई दिया होगा। उसी ने रजनी पर दबाव डाला होगा कि वह तस्वीर वापस मंगाए। किसने? यह जानने का एक तरीका है मेरी निगाह में। कौन सा? सुनील ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर प्रभुदयाल के सामने रखा और बोला, यह उन लोगों की लिस्ट है जो 9 जुलाई की रात की पार्टी में शामिल थे। मालूम करने की कोशिश करो कि इनमें यार्ड किसके पास है, कौन अपने यार्ड पर मौज मेला लगाने का शौकीन है। तुम क्यों नहीं मालूम करते? हद है यार। सुनील आहत भाव से प्रभुदयाल को देखता हुआ बोला, ठीक है, मैं ही मालूम करता हूँ। उसने लिस्ट उठा ली, लेकिन प्रभुदयाल ने लिस्ट उसके हाथ से झपट ली और पूछा, यह लिस्ट तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? सुनील ने उसे बता दिया। फिर उसने पूछा, लाश का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, प्रभुदयाल ने बताया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मौत रात के 1 बजे के आसपास हुई थी। माई बाप, सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला, इसे हत्या कहने से अभी भी हिचक रहे हो? चलो, हत्या ही सही। कंधे के जख्म के बारे में तुम्हारा डॉक्टर क्या कहता है? वह जख्म काफी हद तक भर चुका था। हमारा डॉक्टर कहता है कि वह गोली का जख्म हो सकता है, लेकिन वह किसी लंबी सलाख के कंधे में घुसने से बना जख्म भी हो सकता है। वह गोली का ही जख्म था। अब यह बात साबित हो चुकी है। खुद रजनी ने अपने मुंह से कबूल किया था कि उसे गोली लगी थी। तुम्हारे सुबह सवेरे यहाँ आने के पीछे असल मकसद क्या है? तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पेश करना, प्लेट में सजाकर चांदी का नहीं, सोने का नहीं, दोनों तरह का वर्क लगाकर। वह तो हुआ, इसके अलावा और क्या मकसद है तुम्हारा? और मकसद है बैरिस्टर महंत की करतूतों की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना। और अभी भी और? सुनील हैरानी से बोला, हाँ, मुझे मालूम है। असली बात तुम आखिर में बताओगे। दरअसल, सुनील नकली संकोच जाहिर करता हुआ बोला, मैं चाहता हूं कि रजनी के फ्लैट पर जब तुम जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। किस लिए? यूं ही। लेकिन प्रभु, यह मत भूलो कि रजनी का पता तुम्हें मुझसे मालूम हुआ है। देर सबेर हमें मालूम तो होना ही था। इस बार देर सबेर शब्द में देर का रोल ज्यादा था। देर 1 हफ्ते की भी हो सकती थी, 1 महीने की भी हो सकती थी। लड़की के फ्लैट पर जाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? यह तो वहां पहुंचने पर ही मालूम हो पाएगा। अच्छी बात है। प्रभुदयाल उठता हुआ बोला, तुम थोड़ी देर और बैठो, मैं तैयार होकर आता हूं। सुनील ने सहमति में सिर हिला दिया। प्रभुदयाल वहां से उठकर चला गया। सुनील ने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद ताजी प्रेस की हुई वर्दी पहने प्रभुदयाल वापस लौटा। दोनों बाहर निकले और कार में सवार हो गए। पहले पुलिस हेडक्वार्टर चलो, प्रभुदयाल बोला। वहां किस लिए? सुनील ने पूछा। सुना नहीं? प्रभुदयाल टपट कर बोला। क्या कहने? तुम तो यूं हुक्म दंदा ना रहे हो जैसे मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं। अगर ऐसी बात है तो मुझे उतार दो, मैं स्कूटर कर लूंगा। बैठे रहो मेरे बाप, मैं हूं ही तुम्हारा ड्राइवर। सुनील ने कार का रुख पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ मोड़ दिया। एक बात बताओ, एकाएक सुनील बोला। क्या? महंत को यह कैसे पता लग गया कि जिस चाकू से कत्ल हुआ था वह कैसा था, और वैसा चाकू इकबालपुर में एक खास दुकान पर मिलता था? दूसरी बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पहली बात का जवाब आसान है। पुलिस की घटना स्थल पर पहुंचने की थोड़ी देर बाद महंत भी वहां पहुंचा था। कह तो वह यही रहा था कि वह इत्तेफाक से वहां पहुंच गया था, लेकिन हकीकतन जरूर उसी जवाहर चौधरी ने फोन करके कत्ल की खबर दी थी। तभी उसने रजनी की लाश भी देखी थी और उसकी छाती में धंसा हुआ चाकू भी देखा था, और चाकू देखते ही इकबालपुर रवाना हो गया।
वहां से उसी प्रकार के चाकुओं का पूरा स्टॉक खरीदने के लिए? जाहिर है। सुनील खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद सुनील ने कार को पुलिस हेडक्वार्टर के कंपाउंड में ले जाकर रोका। तुम होकर आओ, सुनील बोला। मैं यहीं बैठा हूं। नहीं, प्रभुदयाल बोला। तुम भी चलो, तुम्हारे से काम है मुझे। कैसा काम? ऊपर चलो, मालूम हो जाएगा। सुनील प्रभुदयाल के साथ कार से बाहर निकला। दोनों प्रभुदयाल के ऑफिस में पहुंचे। तुमने कहा था रजनी की मां तुम्हारे फ्लैट पर है, प्रभुदयाल बोला। हाँ, सुनील बोला। प्रभुदयाल ने मेज पर पड़ा टेलीफोन उसकी तरफ सरका दिया और बोला, उसे फोन करो। उससे कह दो कि लाश की शिनाख्त करवाने के लिए सब इंस्पेक्टर बंसल उसे लेने आ रहा है। वह उसके साथ आने में आनाकानी न करे। सुनील ने बिना हुज्जत फोन कर दिया। फिर प्रभुदयाल ने सब इंस्पेक्टर बंसल को बुलाया और उसे दमयंती देवी के बारे में उचित निर्देश दे दिए। उसके बाद वह रवानगी के लिए उठा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। प्रभुदयाल ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। वह कुछ क्षण सुनता रहा और फिर माउथ पीस को हाथ से ढककर सुनील से बोला, बैरिस्टर महंत का फोन है। सुनील ने अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया और फिर बोला, कमाल है, वापस बहुत जल्दी पहुंचा वो। क्या कह रहा है? प्रभुदयाल ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा और फिर फोन सुनने लगा। सुनील को केवल एक तरफा वार्तालाप सुनाई दे रहा था, इसलिए वह समझ न पाया कि असल में क्या माजरा था। अंत में उसने प्रभुदयाल को कहते सुना, फिलहाल मैं कहीं जा रहा हूं। आप 1-1.5 घंटे बाद किसी भी वक्त यहां तशरीफ ले आइएगा। और उसने रिसीवर रख दिया। क्या कह रहा था? सुनील ने उत्सुक भाव से पूछा। कह रहा था इत्तेफाक से उसके हाथ में एक हूबहू वैसा चाकू लग गया है जैसे चाकू से रजनी ने आत्महत्या की है। फिर आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या शब्द पर उसने खास जोर दिया था। मैं जानता हूँ उस चाकू के बारे में वह तुम्हें क्यों बता रहा है। क्यों बता रहा है? उसे मालूम है कि इकबालपुर में लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर से चाकू खरीदते हुए मैंने उसे देख लिया था। उस बिगड़ी बात को संवारने के लिए ही वह अब चाकू को तुम्हें सौंप देना चाहता है। हकीकतन तो वह उस चाकू को खरीदने किसी और ही वजह से वहां पहुंचा था। किस वजह से? यही तो मालूम नहीं। मालूम हो जाए तो मजा ना आ जाए। प्रभुदयाल विचारपूर्ण स्वर में बोला। प्रत्यक्षता वह मन ही मन बैरिस्टर महंत के बारे में कोई खतरनाक इरादा बना रहा था। आओ चलें। सुनील उठ खड़ा हुआ। प्रभुदयाल ने केस से संबंधित फाइल उठाकर बगल में दबा ली और सुनील के साथ हो लिया। वे कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचे। उस वक्त 134 नंबर इमारत के 5 नंबर फ्लैट पर ताला नहीं लगा हुआ था। प्रभुदयाल ने कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और चौखट पर एक कटे बालों वाली खूबसूरत युवती प्रकट हुई। उसे देखते ही सुनील चौंका। वह वही लड़की थी जिसे कल उसने इकबाल में बैरिस्टर महंत के साथ देखा था और जो बाद में एकाएक कहीं गायब हो गई थी। सुनील का चौंकना प्रभुदयाल से भी छुपा न रहा, लेकिन उस वक्त उसने सुनील से कोई सवाल नहीं किया। अपने सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को खड़ा पाकर वह युवती कोई घबराई या सकपकाई हो, ऐसा उन्हें न लगा। युवती ने प्रश्न सूचक निगाहों से बारी बारी दोनों को देखा। मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है। प्रभुदयाल अपनी वर्दी से मेल खाते हुए अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से आया हूँ। अच्छा, वह निर्विकार भाव से बोली। इस फ्लैट में कोई रजनीबाला नाम की लड़की रहती थी? हाँ। आपके साथ? हाँ। आपका शुभ नाम? कांता। नाम सुनकर सुनील फिर चौंका। आप? सुनील बोले बिना रह न सका। इकबालपुर के फूड इंस्पेक्टर हरि प्रसाद की बहन तो नहीं? वह गौर से सुनील को देखती हुई बोली। आपको कैसे मालूम? सुनील ने उत्तर दिया। हमें भीतर आने दीजिए, प्रभुदयाल बोला। हम रजनीबाला के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आइए, वह एक और हटती हुई बोली। दोनों भीतर दाखिल हुए। कांता ने उन्हें एक ऐसे ड्राइंग रूम में बिठाया जिसमें निहायत मामूली फर्नीचर लगा हुआ था। आपने आज का अखबार देखा? प्रभुदयाल ने पूछा। नहीं, वह बोली। हमारे यहाँ अखबार नहीं आता। क्यों?
रजनीवाला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। वह 10-12 दिन से इस फ्लैट में नहीं है। आपने अखबार का जिक्र क्यों किया था? आपको नहीं मालूम कि 10-12 दिन से वह कहाँ पर है? नहीं। आखिरी बार आप उससे कब मिली थी? पिछले से पिछले सोमवार, यानी कि 9 जुलाई को। हाँ। आपने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि इतने दिनों से वह कहाँ थी? मैंने जरूरत ही नहीं समझी थी। रजनी बालिक है, खुद मुख्तार है। मैं उसकी प्राइवेट जिंदगी में ताक झांक करने की क्यों कोशिश करती भला? 9 तारीख को जब वह यहाँ से गई थी तो अपना कुछ रोजाना इस्तेमाल का सामान और कपड़े वगैरह तो साथ लेकर गई होगी वह। जब वह गई थी तब वह खाली हाथ गई थी, लेकिन बाद में या तो वह खुद आकर अपना ऐसा सामान ले गई थी और या फिर उसने अपनी चाबी देकर किसी को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि मंगलवार की शाम को जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने उसका एक अटैची केस और उसके कुछ कपड़े यहाँ से गायब पाए थे। आपको अभी भी नहीं मालूम कि रजनीवाला इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? नहीं। प्रभु दयाल ने सुनील की तरफ देखा। मैडम, सुनील कठोर स्वर में बोला, आप झूठ बोल रही हैं। क्या? वह गुस्से में चिल्लाई। आप झूठ बोल रही हैं। सुनील उसके चिल्लाने की परवाह किए बिना एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, आपको रजनीवाला के अंजाम की बखूबी खबर है। आप यह बात इसलिए जानती हैं क्योंकि बैरिस्टर महंत यह बात जानता है, और यह नहीं हो सकता कि बैरिस्टर महंत ने आपको यह बात ना बताई हो। कौन बैरिस्टर महंत? वही बैरिस्टर महंत जिसकी फिएट कार पर सवार होकर कल आप इकबालपुर गई थी। वही बैरिस्टर महंत जिसे आप पहले रजनीवाला की मां के घर लेकर गई थी और फिर लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर पर लेकर गई थी। कांता के मुंह से बोल न फूटा। वह भौचक्की सी सुनील का मुंह देखने लगी। प्रभु, सुनील बोला, यह वही लड़की है जिसे मैंने कल बैरिस्टर महंत के साथ इकबालपुर में देखा था। तब इसे मैं नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। आप कबूल करती हैं? प्रभु दयाल कर्कश स्वर में बोला कि आपको मालूम है कि रजनीवाला मर चुकी है। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह मुंह से कुछ नहीं बोली। आपने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं किसी पखेड़े में नहीं फंसना चाहती थी। कैसा पखेड़ा? मुझे मालूम था कि रजनी के मन में आत्महत्या करने का खतरनाक ख्याल घर किए हुए था। अब जब उसने आत्महत्या कर ली तो मैं डर गई। मैंने सोचा कि अगर यह बात खुल गई कि उसके ऐसे किसी इरादे की मुझे पहले खबर थी तो कहीं मुझ पर इल्जाम न लगाया जाए कि जब मैं जानती थी कि वह ऐसा कुछ कर सकती थी तो मैंने उसे रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? आपको यह किसने कहा कि रजनी ने आत्महत्या की है? क्या नहीं की? वह हैरानी से बोली। आपको ऐसा कहा किसने? किसी ने भी नहीं। बैरिस्टर महंत ने मुझे उसकी मौत की खबर दी तो मैंने यही समझा कि उसने आत्महत्या कर ली थी। क्या आत्महत्या नहीं की उसने? क्या बैरिस्टर महंत ने आपको यह पट्टी नहीं पढ़ाई है? सुनील ने पूछा कि कुछ पूछे जाने पर आप यही कहें कि रजनीवाला काफी अरसे से आत्महत्या करने का इरादा अपने मन में पाले हुई थी। नहीं तो? वह नेत्र फैलाकर बोली। वह भला मुझे ऐसा क्यों कहेगा? आप बैरिस्टर महंत को कैसे जानती हैं? प्रभु दयाल ने पूछा। कैसे क्या, बस जानती हूँ। मेरी मित्रता है उनसे। आप उसके साथ इकबालपुर क्यों गई थी? मैं इकबालपुर की ही रहने वाली हूँ। वहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं। बैरिस्टर महंत ने मुझे बताया था कि वे कार द्वारा इकबालपुर जा रहे थे। मुझे उन्होंने अपने साथ ले जाना कबूल कर लिया। मैं अपने भैया भाभी से मिल आने का लोभ संवरण न कर सकी। मुलाकात हुई? सुनील ने पूछा। नहीं, वह सुनील को घूरती हुई बोली। वे कहीं बाहर गए हुए थे। यहाँ से रवाना होते वक्त आपको यह बात नहीं मालूम थी? नहीं, मालूम होती तो मैं जाती क्यों? आपके इकबालपुर जाने के पीछे यही इकलौता मकसद था? प्रभु दयाल बोला कि आप अपने भैया से मिलना चाहती थी। हाँ, और बैरिस्टर महंत क्यों गया था वहां? यह तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। आपको भी तो मालूम होगा। वह अपने क्लाइंट के किसी काम से गया था। कैसा काम? मुझे नहीं मालूम। कौन सा क्लाइंट? मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है रजनीवाला कैसे मरी है? हाँ,
बैरिस्टर महंत ने मुझे बताया था। सुना है उसने अपनी छाती में चाकू घोंप लिया था। आपको मालूम है वह चाकू कैसा था? सुनील ने उससे पूछा। नहीं, बैरिस्टर महंत ने आपकी मौजूदगी में इकबालपुर के लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर से एक चाकू खरीदा था, यह मालूम है आपको? नहीं। आप झूठ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसने वहां से कुछ खरीदा था, लेकिन उसने क्या खरीदा था यह मुझे नहीं मालूम। आपने पूछा नहीं? मैं क्यों पूछती भला? उसने बताया भी नहीं? नहीं। आपको यह मालूम है कि जिस चाकू से रजनी की हत्या हुई है उस पर लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर का नाम लिखा था? नहीं। मैं आपको उस चाकू की तस्वीर दिखाता हूँ, प्रभुदयाल बोला। उसने फाइल में से एक 8x10 इंच के आकार की एक तस्वीर निकाली और उसे कांता के सामने रख दिया। कांता ने एक सरसरी निगाह चाकू पर डाली और फिर परे देखने लगी। इस चाकू को पहचानती हैं आप? प्रभुदयाल ने पूछा। नहीं। फैसला करने में ऐसी जल्दबाजी से काम न लीजिए। तस्वीर को जरा गौर से देखिए और फिर जवाब दीजिए। मैं इस चाकू को नहीं पहचानती। पहचानना तो चाहिए आपको, इस बार सुनील बोला। क्यों पहचानना चाहिए? वह तीखे स्वर में बोली। क्योंकि ऐसा ही चाकू कभी आपने भी अपने होम टाउन के लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर से खरीदा था। कौन कहता है? लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर का मालिक लक्ष्मी नारायण कहता है। आप जानती है ना उसे? वह खामोश रही। वह तो आपको जानता है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। देखिए, प्रभुदयाल कठोर स्वर में बोला, आप यूं बात बात पर झूठ बोलती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? मैं किसी पखेड़े में नहीं फंसना चाहती, वह कठिन स्वर में बोली। अगर आप यूं झूठ बोलती रही तो बखेड़े में तो आप जरूर फंसेंगी। मैंने ऐसा एक चाकू खरीदा था, उसने स्वीकार किया। अब कहाँ है वह चाकू? यहीं होगा। मेरा मतलब है कि अगर रजनी उसे यहाँ से न ले गई होगी तो। वह क्यों ले जाएगी? क्योंकि उसने उसी चाकू से आत्महत्या की मालूम होती है। जो चाकू रजनी की छाती में छुपा हुआ मिला था, आपका ख्याल है वह आपका चाकू था? और रजनी के पास ऐसा चाकू कहाँ से आएगा? हत्यारे के पास तो आ सकता है, सुनील बोला। लक्ष्मी नारायण कहता था कि उसने ऐसे 1 दर्जन चाकू बेचे थे। अभी हमें केवल 2 चाकुओं के बारे में मालूम है, एक जो कभी आपने खरीदा था और दूसरा जो कल महंत ने खरीदा था। वह खामोश रही। आप अपने वाला चाकू कहाँ रखती थी? प्रभुदयाल ने पूछा। किचन में, वह बोली। जरा देखिए तो वहां चाकू है या नहीं। कांता उठकर किचन की तरफ बढ़ी। सुनील और प्रभुदयाल उसके साथ हो लिए। कांता ने ऐतराज करने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ सोचकर इरादा बदल दिया। वे तीनों किचन में पहुंचे। चाकू की किचन में गैर मौजूदगी क्या अभी तक आपकी जानकारी में आ न गई होती? सुनील ने पूछा। जरूरी नहीं, वह बोली। दरअसल वह चाकू शक्ल सूरत में ही अच्छा था, काम काज के लिहाज से वह एकदम निकम्मा निकला था, इसलिए वह तिरस्कृत सा किचन के एक शेल्फ पर पड़ा रहता था। कौन से शेल्फ पर? कांता ने एक शेल्फ की ओर संकेत कर दिया। प्रभुदयाल ने उचककर उस शेल्फ पर झांका। वहां टीन के 2 डिब्बों के बीच में एक चाकू पड़ा था। उसने वह चाकू उठा लिया। फिर उसने वह सुनील को दिखाया। वह बिल्कुल वैसा ही चाकू था जैसा रजनी की छाती में धंसा पाया गया था। प्रभुदयाल ने एक गहरी सांस ली और फिर कांता से बोला, यही वह चाकू है जो इकबालपुर में आपने खरीदा था? हाँ, कांता बोली। हूबहू ऐसा ही चाकू रजनी की छाती में धंसा पाया गया था। वह खामोश रही। अब भी आपका ख्याल है कि रजनी ने आत्महत्या की होगी? क्यों नहीं, मुमकिन है कभी रजनी ने भी ऐसा ही चाकू खरीदा हो और मुझे इस बात की खबर न हो। आपका मतलब है कि चाकू वह हमेशा अपने साथ लिए फिरा करती थी? यही हो सकता है। किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। और किस लिए? आत्महत्या की छाती में चाकू घोंप लेने से ज्यादा आसान तरीके भी इस दुनिया में हैं। जरूर होंगे। अब यह तो रजनी ही जानती होगी कि उसने अपनी जान लेने का वह तरीका क्यों चुना। रजनी की माँ का कहना है, सुनील बोला, कि 1.5 साल पहले एक बार घर से निकल जाने के बाद रजनी एक बार भी इकबालपुर में वापस नहीं लौटी थी। यह संभव नहीं लगता कि ऐसे 1 दर्जन चाकू
लक्ष्मी नारायण 1.5 साल में भी न बेच पाया हो। मुझे उम्मीद नहीं कि रजनी ने भी ऐसा चाकू खरीदा होगा। कांता खामोश रही। यह चाकू मैं रख लूं? प्रभुदयाल बोला। क्यों रख ले? कांता तीव्र विरोधापूर्ण स्वर में बोली। यह क्या मुफ्त का माल है? मैं इसकी कीमत अदा किए देता हूँ। प्रभुदयाल हड़बड़ाकर बोला। मुझे नहीं चाहिए कीमत। मैं इस चाकू को सबूत के तौर पर अपने अधिकार में लेना चाहता हूँ। किस बात के सबूत के तौर पर? प्रभुदयाल को जवाब नहीं सूझा। आपके लिए तो चाकू किसी काम का नहीं। सुनील बोला। आपको यह चाकू हमें दे देने में ऐतराज क्या है? मुझे बड़ा भारी ऐतराज है। मुझे डर है कि मेरे इस चाकू की वजह से आप कहीं मुझे भी रजनी की मौत से संबंधित किसी मामले में न फंसा दें। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? प्रभुदयाल बोला। पुलिस वालों का क्या भरोसा? मैं आपसे वायदा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं। इस मामले में हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। अगर आप कोई जबरदस्ती करेंगे तो पछताएंगे। वह चेतावनी भरे स्वर में बोली। आप भूल गए मालूम होते हैं कि इस नगर के सबसे नामी वकील से मेरी मित्रता है। प्रभुदयाल ने असहाय भाव से कंधे झटकाए और चाकू को वापस शेल्फ पर रख दिया। कांता बड़े अर्थपूर्ण ढंग से बाहर को बढ़ी। वे दोनों भी उसके पीछे चलते हुए वापस ड्राइंग रूम में आ गए। आप लोग मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? वह बोर होती हुई बोली। आप काम क्या करती हैं? सुनील ने पूछा। मैं फिल्म अभिनेत्री हूँ। वह अभिमानपूर्ण स्वर में बोली। आई सी। रजनी भी तो फिल्म अभिनेत्री थी। हाँ, लेकिन मैं उससे पहले से फिल्म लाइन में हूँ। दरअसल रजनी को मैंने ही राजनगर बुलाया था और उसे फिल्मी दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाया था। 1.5 साल से सुना है कि कोई बड़ा ब्रेक तो नहीं मिल पाया था उसे। ऐसे काम आनन फानन नहीं हो जाते। वह लापरवाही से बोली। देर तो लगती ही है। आपका अपना क्या हाल है? फिलहाल तो मुझे भी कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, लेकिन मैंने रजनी की तरह हिम्मत नहीं हारी। ना कामयाबी का मतलब यह थोड़ी है कि कोई अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले। आप इकबालपुर गई महंत के साथ थी। आप वापस उसके साथ क्यों नहीं आई? कांता ने फिर हैरानी से सुनील की तरफ देखा। आपको कैसे मालूम है कि मैं वापस उसके साथ नहीं आई थी? मुझे मालूम है। सुनील बड़े विश्वासपूर्ण ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला। महन साहब रात को कार ड्राइव नहीं करना चाहते थे। मेरा आज सुबह यहाँ होना जरूरी था, इसलिए मैं रात की गाड़ी से वापस चली आई थी। आज सुबह आपका यहाँ होना क्यों जरूरी था? आज सुबह मेरी शूटिंग थी। शूटिंग पर गई तो नहीं आप? यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ था कि शूटिंग कैंसिल हो गई थी। आई सी। रजनी का निजी सामान इस फ्लैट में कहाँ होता था? प्रभुदयाल ने पूछा। उसके बेडरूम में। वह बोली। इस फ्लैट में 2 बेडरूम हैं, एक मेरा, एक उसका। तमाम निजी साजो सामान उसके बेडरूम में ही है। जरा उसका बेडरूम दिखाइए। वह उन्हें रजनी के बेडरूम में ले आई। प्रभुदयाल ने वहां बड़ी बारीकी से एक एक चीज टटोली। आपको यह सोचकर हैरानी नहीं होती, अंत में वह बोला, कि यहाँ रजनी की कोई तस्वीर, कोई चिट्ठी पत्री, कोई निजी कागजात, कोई डायरी वगैरह कुछ नहीं है। इसमें हैरानी की क्या बात है? वह बोली। ऐसी चीजें रजनी या तो यहाँ से खुद समेट कर ले गई होगी या उसने उसके हाथ मंगवा ली होगी, जिसे शायद उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लेने भेजा था। लेकिन ऐसा किया क्यों उसने? मुझे क्या मालूम। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सच है। मैं तो कभी रजनी के बेडरूम में घुसती नहीं थी। प्रभुदयाल ने सुनील की तरफ देखा। सुनील ने पराक्षेप के भाव से सिर हिलाया। सहयोग के लिए धन्यवाद मैडम, प्रभुदयाल बोला। लेकिन अभी एक तकलीफ आपको और करनी होगी। क्या? कांता सशक्त स्वर में बोली। आपको अपनी सहेली की लाश की शिनाख्त के लिए जाना होगा। ओह, आप घर में ही रहिएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ मेरा एक सब इंस्पेक्टर आएगा और आपको अपने साथ मोर्ग में ले जाएगा। बाद में वापस भी छोड़कर जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर ठीक है। सुनील और प्रभुदयाल वहां से निकल आए। वे वापस कार में आ सवार हुए। अब क्या कहते हो रिपोर्टर साहब? प्रभुदयाल बोला। सुनील ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और बोला। प्रभु, हर कोई इस बात को जबरदस्ती मनवाने पर तुला हुआ मालूम होता है
कि रजनी ने आत्महत्या की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकता कि यह आत्महत्या का केस है। लेकिन इसे हत्या मान लेने से ही बात नहीं बन जाती। दिखाई तो दे कोई ऐसा आदमी जो कि रजनी का हत्यारा हो सकता है। तुम उसकी मौत रात के 1 बजे हुई बताते हो। तुमने मालूम किया कि उससे संबंधित व्यक्ति उस वक्त कहाँ थे? हमने कुछ लोगों से पूछताछ की थी। उनमें जवाहर चौधरी के बारे में तो उसकी बीवी दावा करती है कि वह उस रात हर क्षण उसके बेडरूम में उसके पहलू में मौजूद था। उन पति पत्नी के अलावा उस घर में उस रात तुम थे। तुम खुद ही बता दो कि उस रात 1 बजे तुम क्या कर रहे थे? मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर कंबल ओढ़कर सोया पड़ा था। देयर यू आर। अब और किससे पूछताछ करें? बैरिस्टर महंत से, रजनी से, किसी भी रूप से संबंधित फिल्मी लोगों से, मसलन 9 जुलाई की रात की पार्टी में मौजूद हर आदमी से। इस बारे में तुम्हें गौतम सान्याल और काली मजूमदार से तो खास तौर से बात करनी चाहिए। ये कौन है? फिल्मी लोग हैं। गौतम सान्याल उस फिल्म का आर्ट डायरेक्टर है जिसे काली मजूमदार डायरेक्ट कर रहा है, और जवाहर चौधरी जिसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिख रहा है। उनसे खास तौर से क्यों? क्योंकि गौतम सान्याल तो 9 जुलाई की रात को चली गोली की फर्जी कहानी का गवाह है, और काली वह आदमी है जिसने वास्तव में वह पार्टी दी थी। वह कहता है कि उस रात की पार्टी में वह खुद मेजबान मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं। वह कहता है कि फिल्मी पार्टियों में ऐसी बात आम है कि आदमी पार्टी देकर खुद उसमें शामिल न हो, लेकिन बात मेरे गले से नहीं उतर रही। फिर भी हो सकता है वह सच बोल रहा हो सकता है, तो भी चेक करने में क्या हर्ज है? मैं चेक करूंगा। सुनील खामोशी से कार चलाने लगा। प्रभु दयाल के पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाने के कोई आधे घंटे बाद बैरिस्टर मंगल दास महंत वहां पहुंचा। सुनील उस वक्त प्रभु दयाल के कमरे में महंत का ही इंतजार में मौजूद था। वह बड़ी मुश्किल से प्रभु दयाल को उसे वहां से न भगाने के लिए मना पाया था। अपनी स्वभावगत प्रसन्नता के साथ महंत वहां पहुंचा। उसने प्रभु दयाल का अभिवादन किया और फिर सुनील को देखता हुआ बोला, वेल वेल वेल, फैंसी मीटिंग यू हियर। सुनील ने उत्तर न दिया। महंत बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी पर जम गया और फिर बोला, इंस्पेक्टर साहब, इसे इत्तेफाक ही समझिए कि मेरे हाथ एक ऐसी जानकारी लग गई जो पुलिस के हाथ शायद कभी न लग पाती, लेकिन जो पुलिस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप उस चाकू की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र आपने टेलीफोन पर किया था? हाँ, दिखाइए। महंत ने अपने कोट की जेब से वही भूरा लिफाफा निकाला जो सुनील ने इकबालपुर में लक्ष्मी नारायण को सौंपते देखा था। बड़े अंदाज से उसने लिफाफे में से पतला लंबा डिब्बा निकाला। फिर बड़े नाटकीय ढंग से उसने भीतर से चाकू निकाला और उसे प्रभु दयाल के सामने मेज पर रख दिया। प्रभु दयाल ने चाकू उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन एकाएक सुनील ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके हाथ को बड़े अर्थपूर्ण ढंग से चाकू से परे सरका दिया। बात तो पता नहीं प्रभु दयाल की समझ में आई या नहीं आई, लेकिन उसने चाकू को हाथ नहीं लगाया। वह दूर से ही उसका मुआयना करने लगा। महंत के नेत्र सिकुड़ गए। उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। यह चाकू हूबहू वैसा है, प्रभु दयाल ने स्वीकार किया, जैसा कि रजनी की छाती में घुपा पाया गया था। मेरा भी यही ख्याल था। महंत एक विजेता के से स्वर में बोला, कहाँ मिला आपको यह चाकू? कल मैं अपनी कार पर इकबालपुर गया था। वहां इत्तेफाक से मेरी कार की मीटरों वाली पैनल के पेच ढीले पड़ गए थे। एक पेचकस खरीदने की नीयत से किसी हार्डवेयर की दुकान की तलाश में मैं वहां के बाजार में गया था। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी हैरानी का अंदाजा नहीं लगा सकते जो मुझे तब हुई जब मैंने यह चाकू उस दुकान के शोकेस में पड़ा देखा जिसमें कि मैं महज इत्तेफाक से घुसा था। मुझे फौरन उस चाकू की याद आई जिससे रजनी ने आत्महत्या की थी। दुकानदार से पूछने पर मुझे यह भी मालूम हुआ कि वैसे चाकू केवल उसी दुकान पर मिलते थे। मैंने सोचा इकबालपुर तो राजनगर से बहुत दूर है, आपको उस बात की कभी खबर नहीं हो सकेगी, सो आपकी खातिर मैं यह चाकू वहां से खरीद लाया।
हम पर बहुत मेहरबानी की आपने। यह रही खरीद की रसीद। और उसने रसीद प्रभु दयाल के सामने रख दी। प्रभु दयाल ने रकम पर निगाह डाली और फिर अपना पर्स निकाल लिया। अरे अरे, महंत उसका मतलब समझकर जल्दी से बोला, मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर आप रसीद क्यों दिखा रहे हैं मुझे? ताकि आपको इस बात का विश्वास हो जाए कि यह चाकू मैंने कल ही इकबालपुर में खरीदा था। कल से पहले यह मेरे पास नहीं था। आपके सामने ऐसा कोई सबूत पेश न करने से मुझे नुकसान हो सकता है। बात प्रेस तक पहुंचकर उसने एक अर्थपूर्ण निगाह सुनील पर डाली। बड़ा गलत रुख अख्तियार कर सकती है। आप कल इकबालपुर क्या करने गए थे? महंत ने सुनील पर निगाह डाली, बेचैनी से पहलू बदला और फिर बोला, दरअसल मैं वहां हतप्राण की मां से मिलने गया था। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि रजनी की मां इकबालपुर में रहती थी? सुनील ने पूछा। महंत ने घूर कर सुनील को देखा और फिर बोला, वैसे ही माय डियर बॉय, जैसे तुम्हें मालूम हुआ। यानी कि तुम्हें मालूम है कि मैं भी कल इकबालपुर में था? महंत ने उत्तर नहीं दिया। आपने बताया नहीं कि आपको कैसे मालूम था कि रजनी की मां इकबालपुर में रहती थी? प्रभु दयाल बोला, मुझे रजनी नहीं बताया था। महंत बोला, यानी कि आप रजनी को जानते थे? हाँ। और उसकी सहेली कांता को भी? हाँ। और आपको यह भी मालूम था कि दोनों कहाँ रहती थी? हाँ। फिर भी आपने पुलिस को यह बताना जरूरी नहीं समझा। इकबालपुर से मर्डर वेपन से मिलता जुलता हथियार पुलिस के लिए खरीद लाना तो आपने जरूरी समझा, लेकिन हमें रजनी के बारे में कुछ बताना जरूरी न समझा। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपको रजनी के बारे में कुछ नहीं मालूम था? वह हैरानी से बोला, मैं यही कहना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, लेकिन मैं तो समझता था कि आप सब कुछ जानते थे। अगर आप लोगों को रजनी के बारे में नहीं मालूम था तो आपके उस सब इंस्पेक्टर को मुझसे पूछना चाहिए था जो कि घटना स्थल पर मुझे मिला था। उसे मालूम ही नहीं था कि आप कितने पहुंचे हुए आदमी हैं। पहुंचे हुए आदमी तो साधु सन्यासी होते हैं इंस्पेक्टर, वह शिकायत भरे स्वर में बोला। महंत भी, सुनील बोला। महंत ने आग्नेय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने उसकी निगाह की परवाह नहीं की। वह बोला, इंस्पेक्टर साहब को यह भी तो बताओ कि तुम इकबालपुर के उस दुकानदार से इस प्रकार के चाकुओं का सारा स्टॉक खरीद लेना चाहते थे। यह तो किया है मैंने। महंत भवे उठाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने रखा यह चाकू उस दुकानदार का सारा स्टॉक है। इत्तेफाक से उसके पास यह एक ही चाकू बाकी बचा था। आप रजनी की मां से किस लिए मिलना चाहते थे? मैं रजनी की मां से रजनी की कोई चिट्ठी, कोई तस्वीर या ऐसा ही कोई कागज पत्तर हासिल करना चाहता था। वह बड़ी शराफत से बोला। किस लिए? मैं उस बदनसीब लड़की की आत्मकथा लिखकर छपवाना चाहता था। एक महानगर की नाकामयाबियों ने जिसकी जान ले ली, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी न कर सकने की शर्मिंदगी का बोझ न उठा सकी, जो अभिनेत्री न बन सकी। ऐसा मैं इसलिए करना चाहता था ताकि रजनी की नामुराद जिंदगी से उस जैसी और लड़कियों को सबक मिले। सुनील ने धीरे से 3 बार ताली बजाई। महंत ने उसे फिर घूरा। कितने ऊंचे ख्यालात हैं, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। कुछ हाथ लगा? प्रभु दयाल ने पूछा। नहीं, महंत बोला। रजनी की जिंदगी से संबंधित कुछ प्रमाणिक मसाला हासिल करने की मेरी वह कोशिश बेकार गई। लेकिन इंस्पेक्टर, उस बदनसीब लड़की की आत्मकथा तो मैं फिर भी लिखूंगा। रजनी बाला की अमर कहानी, सुनील बोला। मंगलदास महंत की जुबानी। माय डियर बॉय, महंत कठोर स्वर में बोला, यू आर बीइंग ऑब्नॉक्शियस। सुनील केवल मुस्कुराया। वीरवार की रात को 1 बजे आप कहाँ थे? प्रभु दयाल ने पूछा। वीरवार की रात को? महंत सोचता हुआ बोला। 19 तारीख को? कैलेंडर के हिसाब से 20 तारीख को। मैं उस रात की बात कर रहा हूँ जिस रात रजनी बाला की हत्या हुई थी। उसने आत्महत्या की थी। जिस रात रजनी बाला मरी थी, मैं अपने शंकर रोड पर स्थित बंगले पर सोया हुआ पड़ा था। आप यह बात साबित कर सकते हैं? साबित कर सकता हूँ? किस लिए? ओहो, समझा। तो आप समझ रहे हैं कि उस लड़की की हत्या हुई और कहीं उसका हत्यारा मैं तो नहीं। हमें ऐसा संकेत मिला है
कि उस रोज आधी रात के बाद कोई आदमी उस कोठी में गया था। फिर भी इससे यह कहाँ साबित हो जाता है कि रजनी की हत्या हुई थी? मुमकिन है वह रजनी का कोई ऐसा परिचित रहा हो जिसकी जानकारी वह अपनी मेजबान और उसकी पत्नी को न होने देना चाहती हो, लेकिन जिसके वहां से चले जाने के बाद रजनी ने आत्महत्या की हो। किसी के उस रहस्यपूर्ण ढंग से कोठी में आगमन के स्थापित हो जाने के बाद भी यह बात साबित नहीं की जा सकती कि रजनी की हत्या हुई थी। उस लड़की ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या की ऐसी ही एक कोशिश वह पहले भी कर चुकी थी। 9 जुलाई की रात को अपने आप को गोली मारकर? हाँ, लेकिन पहले तो आपने कसम खाकर कहा था कि 9 जुलाई की रात को जवाहर चौधरी के बंगले में कोई गोली नहीं चली थी। वह तो मैं अब भी कह रहा हूँ। मैं अब भी कसम खाकर कहता हूँ कि बंगले के भीतर कोई गोली नहीं चली थी। अब तो उस्ताद जी बात की झिल्ली उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील बोला, ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कसम इस बात की खाई थी कि गोली बंगले के भीतर नहीं चली थी, अलबत्ता वह बाहर चली हो सकती थी। प्रभु दयाल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से महंत को देखा। महंत खामोश रहा। चलिए ऐसे ही सही, प्रभु दयाल बोला, लेकिन वीरवार की सुबह तो आप यही मानने को तैयार नहीं थे कि वहां अंदर या बाहर कहीं भी गोली चली हो सकती थी। आपने तो गोली चली होने के ख्याल को ही नॉनसेंस का दर्जा दे दिया था। आप तो फरमा रहे थे कि वह शैंपेन की बोतल खुलने की आवाज थी। उस वक्त मेरा ऐसा ही ख्याल था, लेकिन बाद में पूछताछ करने पर मालूम हुआ था कि पार्टी कोई मेहमान नशे के आधिक्य में खुद अपने आप को गोली मार बैठने की लापरवाही कर बैठा था। अपना यह मुबारक ख्याल आपने हम पर वीरवार को क्यों नहीं जाहिर किया था? क्योंकि मैं एक वकील हूँ और सुनी सुनाई बात पर आनन फानन विश्वास कर लेने की मेरी आदत नहीं है। 9 जुलाई की रात को मुझे और पार्टी के एक और मेहमान गौतम सान्याल को जवाहर चौधरी बुलाकर ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम में ले गया था। वहां मैंने एक आदमी को अपनी बाह के साथ एक खून से रंगा तौलिया लपेटे देखा था, लेकिन मैंने उसे गोली लगी नहीं देखी थी। फिर मेरे सामने ही वह आदमी खुद अपनी कार चलाकर वहां से रवाना हो गया था। आप जानते हैं वह आदमी कौन था? नहीं। आपने यही बात हमें वीरवार सुबह क्यों नहीं बताई? मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन सुनील तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोला, रजनी ने मुझे खुद बताया था कि 9 जुलाई की रात वाली पार्टी में उसे गोली लगी थी। माय डियर बॉय, महंत असाई भाव से बोला, मुझे क्या मालूम कि रजनी ने तुम्हें क्या कहा था या कुछ कहा भी था या नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि उस रात को पार्टी में आपके किसी क्लाइंट ने रजनी को गोली मारी थी और उसी बात की लीपा पोती के लिए आपने ही अपने किसी चमचे को घायल होने का अभिनय करने के लिए पेश कर दिया था? नॉनसेंस। देखिए मिस्टर महंत, प्रभु दयाल बोला, आप देखिए मिस्टर इंस्पेक्टर, महंत उसकी बात काटता हुआ बोला, मैं तो आप लोगों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे ही गुनहगार ठहराने पर तुले हुए हैं। मैं आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ और आप मेरे से डांट टपट की और धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं। ऊपर से मुझे इस छोकरे की ऊल जलूल बातें सुननी पड़ रही हैं। मौजूदा हालात में अपनी और तौहीन कराने के लिए यहाँ टिके रहना मैं जरूरी नहीं समझता। अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई अपराध किया है तो आप मेरा अपराध साबित कीजिए और मुझे मुनासिब चार्ज लगाकर बुक कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। और वह उठ खड़ा हुआ। सुनिए सुनिए, प्रभु दयाल बोला, गुड डे इंस्पेक्टर एंड गुड डे। वह सुनील की तरफ घूमकर बोला, माय डियर बॉय। वह घूमा और लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। कैसा काइया है कमबख्त, सुनील बोला। साले के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था, लेकिन जो खतरनाक खेल यह खेल रहा है वह लंबा नहीं चलने वाला। प्रभु दयाल बोला, मेरा जाति तजुर्बा है कि जो लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं वे मरते भी अपनी ही होशियारी से हैं। सुनील की निगाह मेज पर पड़े चाकू पर टिक गई। उसके चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए।
सुनील की निगाह चाकू पर टिकी पाकर प्रभुदयाल बोला, तुमने मुझे चाकू को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया था? प्रभु, सुनील गंभीर स्वर में बोला, इस चाकू पर बने उंगलियों के निशान चेक करवाओ। किस लिए? यह देखने के लिए कि इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं या नहीं। मेरी उंगलियों के निशान? पागल हुए हो? मुझे हाथ तो लगाने दिया नहीं तुमने इसे। अरे चेक तो करवाओ, यही होगा ना कि इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं निकलेंगे। मुझे मालूम है नहीं निकलेंगे, मैंने इस चाकू को छुआ तक नहीं। यार तुम बुलाओ तो सही अपने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को। अच्छी बात है, आज के दिन तुम्हारी बेहूदी बात भी मान लेता हूँ। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आया, उसने चाकू को अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसने प्रभुदयाल की उंगलियों के निशान भी लिए और वहां से चला गया। 10 मिनट बाद उसने वापस आकर बताया कि उस चाकू पर प्रभुदयाल की उंगलियों के निशान मौजूद थे। प्रभुदयाल ने यूं उसको घूरा जैसे कि उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। फिर वह भौचक्का सा सुनील को देखने लगा। कुछ समझे? सुनील बोला। हाँ। प्रभुदयाल सहमति से सिर हिलाता हुआ बोला, यानी कि मैंने ठीक ही कहा था कि जो लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं वे मरते भी अपनी ही होशियारी से हैं। करेक्ट, सुनील हंसता हुआ बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।